बोल चालू करना बोल ओके लेट्स स्टार्ट Hey guys, very good morning. Hey guys, very good morning. So let's start. Today is the second lecture of ESSM. Okay, now वापस से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ में। आप सभी जानते हो चैप्टर 4 को हमने कल शुरुआत की थी। कल हमने ईएस का इंपॉर्टेंस जाना, टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस जाना। आज हम लोग चैप्टर 4 का जो कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के पश्चात हम लोग उसको पूरी तरह से वापस से समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको चैप्टर 4 का डेटा जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चैप्टर 4 में जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आखिर कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, जस्ट चेक करिएगा। ये आपकी बुक है जो आपको मिलने वाली है। दिस इज चैप्टर नंबर 4। इस तरह से बुक आपको दी जाएगी। ये इस बैच में क्या हुआ अपडेशन है, इस बुक को देख के ऐसा लगेगा ये हैंड रिटन नोट्स है। दिस क्वालिटी ऑफ नोट्स विल बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये इस तरह से नोट्स चैप्टर 4 का नोट्स है। उसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आपको मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग इस कॉन्सेप्ट को हमने कल चालू किया था। वो कितने पेजेस का है, वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। Okay guys, check it out. This is cloud computing. This is cloud computing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh my God. तो जो अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है दोस्तों आपके सामने, इट इज अबाउट 17 पेजेस, 17 पेजेस का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। इस चैप्टर का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही ऐसा विच इज वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी नोन। हर कोई इंसान आजकल क्लाउड की बातें कर रहा है। इस समय जो हमारी क्लास चल रही है ये भी क्लाउड की बदौलत चल रही है, बिकॉज जो भी मैं डेटा बोल रहा हूं इट इज गोइंग इनटू द क्लाउड एंड थ्रू क्लाउड इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। आपके मोबाइल में डेटा आ रहा है ओनली थ्रू क्लाउड। कल हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कल मैंने आपको कुछ बताया था, इफ यू रिमेंबर गाइस, हमने कल यूट्यूब को देखा था, राइट? आप मुझे बताओ हाउ कम यूट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड। क्या आपको लगता है यूट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड? क्या यूट्यूब का डेटा सब क्लाउड पर होता है? दोस्तों अगर मैं कोई भी चीज अगर यहां पे प्ले कर रहा हूं, कोई भी चीज अगर मैं यहां पे प्ले कर रहा हूं, अगर इसका देखना भाई माइक सही से, ये जो डेटा जो है आप सभी को भी अगर ये डेटा देखना है तो आप अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हो, यानी कि ये डेटा ना मेरे लैपटॉप पे है ना आपके मोबाइल पे है। इट इज स्टोर्ड ऑन गूगल, इट इज स्टोर्ड ऑन डेटा सेंटर ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब और गूगल दोनों के मालिक एक है, उन्होंने अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है जहां पे सब डेटा रखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई द डेटा व्हिच इज देयर इन द क्लाउड एक्सेसिबल टू एनीवन इन द वर्ल्ड। अगर गूगल यूट्यूब ये डेटा क्लाउड पर नहीं रखते तो ये डेटा आपके पास नहीं पहुंचता। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं वीडियो बना, फॉर एग्जांपल मेरा कल फिटनेस का एपिसोड नंबर 1 रिलीज हुआ, सो विच वाज रिकॉर्डेड, which was after it was recorded, it was uploaded on the cloud of YouTube, और फिर बाद में हमने लिंक उसकी शेयर करी and it became available to everyone। तो ये आपका एग्जांपल भी आपको याद होना जरूरी है। ओके उसके बाद में कल हमने आपको गूगल के बारे में भी बताया था। गूगल पे आप चाहे कुछ भी सर्च करेगा, वॉट एवर, जैसे एग्जाम्पल आप देखते हो यहां पे दिशा पटने की बात करेंगे, यहां पे दिशा पटने को मैं सर्च करूंगा दोस्तों, और दिशा आपके सामने ये रही आप। और दोस्तों बिल्कुल कोई यहां पे ओके यहां पे इस समय मैं दिशा और टाइगर को देख सकता हूं दोस्तों आपके सामने। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ, कम ऑन, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ये डेटा सब कुछ क्लाउड पे रखा हुआ है। If the data wouldn't have been stored in the cloud, we would not have been able to access it.
ओके, पर मेरे ऑफिस में भी कुछ डेटा रखा हुआ है। मेरे ऑफिस में भी मेरी सिस्टर नहीं है, वो आपकी सिस्टर है क्या? दोस्तों, मैं आपको एक कह देना चाहता हूं, अगर दुनिया में हर चीज क्लाउड ही क्लाउड है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो क्लाउड नहीं है? आपने आपके घर के कंप्यूटर पे जो डेटा रखा है ना, वो दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं होता, इसलिए उसका नाम क्लाउड नहीं होता। इवन आई हैव स्टोर्ड लॉट ऑफ डेटा इन माय सर्वर ऑफ द एसपीसी। एसपीसी के ऑफिस में जाने के बाद में अगर आप देखोगे, एक बड़ा सर्वर दिखेगा, उसके ऊपर बहुत डेटा है। वो डेटा का एक्सेस ऑफिस में जाने के बाद ही मिलता है, इसलिए उसका नाम मैं क्लाउड नहीं रख सकता, बिकॉज क्लाउड की निशानी है उसका डेटा, उसके सॉफ्टवेयर दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल होते हैं। आपने अगर आपने ऐसा कुछ देखा होगा, चलो मैं आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे ले जाता हूं। ओके, मैं प्ले स्टोर पे ले जाता हूं। आपने आपके मोबाइल पे भी प्ले स्टोर पे बहुत बार कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे। चलो आज हम लोग कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। कुछ भी एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करो। चलो एग्जांपल हम लोग करते हैं, हम लोग यहां पे गाना.com डाउनलोड करते हैं, गाना, ठीक है ना। और मैं इस गाना.com को इंस्टॉल कर रहा हूं। देखो वो इंस्टॉलेशन चालू है, मैंने क्लिक किया और नाउ इट इज गेटिंग इंस्टॉल। कुछ समय के बाद में इंस्टॉल होगा, समझा मैं। अब आज तक हमने तो आप कहेंगे सर इसमें बड़ी बात क्या है, हम लोग क्लिक करते हैं वो डाउनलोड हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है ना, आज तक आपने कभी सोचा ही नहीं, ये एप्लीकेशन आता जरूर है पर आता किस जगह, मैंने क्लिक किया वो डाउनलोड हो गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आया, पर आया कहां से है? मेरे मोबाइल में जो दिख रहा है वो आता कहां से है? तो दोस्तों ये बात आपको समझना जरूरी है। वो ऐसी जगह, ये जो गाना.com मैंने अभी डाउनलोड किया ना, इट कैन बी डाउनलोडेड बाय यू ऑल्सो। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हर कोई इंसान इसको डाउनलोड करता है, बिकॉज ऐप स्टोर अपने आप में क्लाउड है जहां पे सारे एप्लीकेशन रखे हुए हैं। देखो डाउनलोड हो चुका है, कहां से आया है? देखो 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 डाउनलोड हो गया, देखो डाउनलोड हो गया, ये इंस्टॉल्ड हो गया। एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? कम ऑन गाइस। हाँ, ओके ओके ओके। नहीं बेटा, अच्छे एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वाहियात चीजों को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। पबजी भी नहीं, टिंडर नहीं, कुछ नहीं चलेगा यहां पे। ओके दोस्तों, मैं क्लिक करता हूं और वो डाउनलोड हो जाता है। ये तो आपने भी क्या, हर इंसान करता है, पर आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा ये आया, पर आया कहां से? ये आया उस जगह से जिसका नाम है क्लाउड, यानी कि ऐप स्टोर, प्ले स्टोर। ये कहां पे स्टोर होते हैं? इट इज स्टोर्ड ऑन क्लाउड, अदरवाइज यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सेस देम, राइट? उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो। अब चलो मैंने ICI.org की बात करें, ICI की सारी किताबें मालूम है पहले जमाने में, अगर आपको ICI की किताब चाहिए थी, यू वर सपोज्ड टू गो टू दिल्ली ऑफिस टू गेट द बुक्स। आजकल ICI ने कहा कि प्लीज डोंट प्लीज ट्रबल अस। What we will do, ICI has uploaded this soft copy on Google. Whoever wants it can click it and download it. That's why we can say that data of ICI is also stored on cloud. I hope you're getting, guys. Come on. उसके बाद में दोस्तों आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीजें लिखवाई। अभी एक एग्जाम्पल जो मुझे देना है, जो मैं रियल लाइफ से मैं अपने SPC से कनेक्ट करता हूं, वो क्या है? ध्यान से सुनना। इंडिया में जितने भी लोग एडमिशंस लेते हैं ना SPC में, आपने भी अपने अपने शहरों से एडमिशंस लिए होंगे। दुनिया में अलग 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 अलग, मान ली में भी जयपुर, इंदौर, दिल्ली, एवरीवेयर, कश्मीर से, तमिलनाडु से, बेंगलोर से, महाराष्ट्र के बॉम्बे से, पुणे से, देयर आर डिफरेंट लोकेशन, कोलकाता से, हर जगह से लोग, अभी इस क्लास में भी बहुत जगह से लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। पीपल वुड बी टेकिंग एडमिशंस, पर आपको पता होना चाहिए एडमिशन होने के बाद में होता क्या हो। आज मैं आपको समझाता हूं, देखो आपके एडमिशन का प्रोसेस में कैसे क्या क्या होता है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाते समय मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं। ओके, मैं जा रहा हूं स्वप्निल पाटनी क्लासेस का वेबसाइट पर नहीं, चलो पहले वेबसाइट पर ले जाता हूं जहां से आप एडमिशन लेते हो। ओके गाइस, ये वो जगह है जहां से आप लोग लेते हो एडमिशन। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे एडमिशन, यहां पे आपको लॉग इन करता है, यहां पे लिखता है देखो बाय बुक्स एंड पेन ड्राइव, यहां पे जाके आप लेते हो एडमिशन, राइट। एक बार एडमिशन होने के बाद जैसे कोई इंसान यहां पे क्लिक कर देता है और वो ये डेटा सबमिट करने के बाद में ऐड टू कार्ट करने में बाइक जब करता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो एडमिशंस लिए जाते हैं
whether they are buying pen drive or Google Drive, OTT, live streaming, whatever it is, whenever he is taking admission of all the location, irrespective of any location, उनका डेटा उनके मोबाइल से, उनके लैपटॉप से, इंटरनेट के सहारे से क्लाउड पर जाता है। सर मतलब एसपीसी के एडमिशन भी क्लाउड पर स्टोर होते हैं? हाँ बेटा, क्लाउड पर स्टोर होते हैं, क्योंकि वही क्लाउड पर स्टोर होते हैं, इसलिए तो हम पूना में उसको देख पाते हैं। आपने तो अपने घर से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, अपने शहर से अपलोड कर दिया, पर सवाल यह उठता है कि हमें एसपीसी वालों को दिखता है क्या? अरे दोस्तों, दिखता नहीं तो हम आपके ऑर्डर डिस्पैच कैसे करते हैं? सर वो कहां जाता है? वो डेटा क्या डायरेक्टली एसपीसी के जो ऑफिस में सर्वर है वहां पर? जी नहीं, इट गोज ऑन क्लाउड। मैंने AWS का क्लाउड रेंट पर लिया है। मैं आपको अब एसपीसी का बैकएंड दिखाना चाहता हूं। ये देखो, मैं आपको ये ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं अभी जो आपको एज ए स्टूडेंट का भी नहीं दिखाई देती, पर एज ए एसपीसी का CEO, एज ए एसपीसी का मैनेजर मुझे सारी चीजें दिखाई देती है। देखो, मैं वहां पे आपको ले जा रहा हूं। मैंने हमेशा कहा है कि हम बहुत प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। मैंने हमेशा कहा है हम बहुत प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। कम ऑन गाइस, वेलकम बैक। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके सामने ये डेटा अब देख रहे होंगे आप। अगर मुझे देखना है आपके एडमिशंस कहां हैं, कितने हैं, ये सारी चीजें मैं यहां से देख सकता हूं। मुझे कुछ भी देखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपका डेली सेल्स रिपोर्ट देखना है कि कितना सेल हुआ, क्या हुआ। आप जैसे विद्यार्थी जब एडमिशंस लेते हैं तो सबका डेटा यहां पे इकट्ठा होके आ जाता है। तो यहां पे देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको अलग अलग सेल्स फिगर यहां पर दिखती होगी। 14 को कितना सेल हुआ, 37 लाख का सेल हुआ। 12 को कितना सेल हुआ, 15 लाख का सेल हुआ। 13 संडे है, 7 लाख का सेल हुआ। 11 का 22 लाख का सेल हुआ। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ डेटा है आप जैसे लोगों ने जब एडमिशंस लिया, द एडमिशन वेंट ऑन क्लाउड। मेरा एप्लीकेशन ये, अब मैं कहां से ये डेटा मैंने कहां से लाया? मैंने भी बोला ये क्लाउड मुझे डेटा देना, मुझे डेटा देना। आपने डेटा दिया क्लाउड पर और मैंने क्लाउड से लाया। एबल टू अंडरस्टैंड? आपका डेटा मेरे पास नहीं आया। अंडरस्टैंड करिए। अगर मैं यहां पे कुछ भी करता हूं, आई वांट टू नो ऑर्डर्स मेनू, मैंने कुछ भी ऑर्डर्स देखना है, कुछ भी देखना है, डेली ऑर्डर्स देखना है कि किसने कितने एडमिशंस लिए, मैं यहां पे सब कुछ डेट डाल के एडमिशंस को देख सकता हूं। अभी अगर मैं देखता हूं यहां पे आपके सामने जो एडमिशन, जो रियल लाइफ आपके सामने दिख रहा होगा, देखो यहां पे कोई बंदा जो लखनऊ से है और उसने कोई तो प्रोडक्ट एक बाय किया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूं, और चलो ठीक है ना, एंट्री थोड़ी सी हम लोग 50 एंट्री कर लेते, चलो ठीक है। चलो ऐसे ही देखते हैं, नेक्स्ट पेज चले जाएंगे, ठीक है ना। अभी कोई बंदा है लखनऊ से एडमिशन लिया, उसने CA फाउंडेशन लिया हुआ है। उसके बाद में ये मानसा पंजाब से कोई इंसान है। अब आप कहेंगे सर कब लिए थे एडमिशंस? यानी कि बंदा अपनी अपनी जगह से एडमिशंस ले रहे हैं। मैं आपको डेट दिखाता हूं, अगर आपके सामने डेट समझ में आती है आपको तो आप देख सकते हैं। यहां पे 9:47 लिखा है और 16 जून का वक्त है। ये रियल टाइम डेटा आपके सामने। इस बंदे ने CA फाउंडेशन का डेटा लाया, 2 टाइम्स लिया हुआ है और इसने फीस दी है, उसका एड्रेस भी वहां पे आया हुआ है, सब कुछ डेटा उसका रेडी है ताकि हम लोग इस डेटा को देख के उसका डिस्पैच कर सके। आपको ये बताना इसलिए जरूरी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर नहीं होता तो मैं सभी के एडमिशन देख ही नहीं पाता। मैं आज सभी के एडमिशन देख पा रहा हूं बिकॉज वो एडमिशन क्लाउड पर स्टोर हो जाते हैं। दूसरा एडमिशन में दिखा रहा हूं, CA इंटरमीडिएट लॉ के लिए पंजाब मानसा से किसी ने कुछ एक प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है। उसके बाद में देखते हैं न्यू पनवेल से किसी ने, पनवेल महाराष्ट्र से किसी ने एक एडमिशन लिया हुआ है। वो कब हुआ था? वो आज हुआ था 9:12 को ये एडमिशन हुआ था। और क्या परचेस किया था भाई इसने? CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अकाउंट से इन्होंने परचेस किया। दोस्तों देखो, इस तरह से सारी चीजें वहां पे आती है। एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? कम ऑन, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो रियल लाइफ डेटा है, ये जो डेटा है आप देख रहे हो, मैं चाहे तो चाहे उस चीज का मैं डेटा यहां से देख सकता हूं। अगर आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये मैं क्या दिखा रहा हूं? ये मैं क्लाउड कंप्यूटिंग दिखा रहा हूं। अगर एवरीबॉडी हु इज टेकिंग एडमिशन, द डेटा इज गोइंग देयर, रियल टाइम जाता है भाई, रियल टाइम। अगर मैं आपको दिखा दूं तो अभी आज तो सवेरे का वक्त है, अभी ऑफिस 10 बजे चालू होता है, पर अगर मैं आपको थोड़ा सा कल का डेटा दिखा, कल का तारीख क्या था? 15, और 15 से लेके क्या तारीख है भाई, काम करते 15 देखते, 15 जून से लेके मैं 15 जून तक का डेटा देखता हूं, यानी एक दिन का पूरा डेटा देखता हूं और मैं उसको सर्च करता हूं। तो अभी मेरे पास में एक दिन का पूरा एडमिशंस आ जाएगा, यानी कि कल के 24 घंटों में। अब ये डेटा पूरा रियल टाइम चलता है। सर आप इसी से ही काम चलाते हो? बिल्कुल। देखो यहाँ पे 158 एंट्रीज, यानी कि 158 एडमिशंस कल अलग अलग सब्जेक्ट्स में हुए थे। आपको यहां दिख रहा होगा, देखो यहां पे सारी चीजें, इसका मैं टाइमिंग आपको दिखा रहा हूं। देखो यहां पे रात को 11:42 को एक एडमिशन हुआ है।
11:37 को एडमिशन हुआ, यानी कि लगातार पूरे दिन में एडमिशन होते रहे। 11:28 को हुआ है, 11:10 को हुआ है। ये सारी हर पल की खबर सबसे तेज मिलती है ओनली एंड ओनली ऑन क्लाउड। अगर हम लोग देखते हैं, देखो यहां पे कौन बंदा है, मुंबई से परचेस किया हुआ है, अपनी क्लास का ही बंदा दिख रहा है मुझे, जिसने ये 1.5 टाइम्स का प्रोडक्ट लिया है। EIS-SM इसने परचेस किया। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आखिर यहां पे क्या 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 क्या। देखो यहां पे किसी बंदे ने EIS-SM अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट का पूरा एक ग्रुप परचेस किया हुआ है। तो इस तरह से अगर मैं देखता हूं, आपको ये पता होना चाहिए कब का एडमिशन है। मैं आपको वो भी दिखा देता कि आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ पुराना वाहियात डेटा आपको दिखाया जा रहा। नहीं, ये पूरी तरह से रियल टाइम डेटा होता है, क्लाउड पर होता है। क्लाउड का वही है कि जब हम लोग मांगते हैं तब हमें वो डेटा आ जाता है, हम लोग क्लिक करते हैं, हमें डेटा वो आ जाता है। आराम से क्लिक करो, डेटा मिलाओ, क्लिक करो, डेटा मिलाओ। अगर मैं बात करता हूं, मुझे देखना है कि भाई इस महीने में कितना सेल हुआ, क्या हुआ, कहां पे हम लोग पहुंचे, तो आपके सामने ये डेटा आपको दिख रहा होगा। देखो यहां पे लिखा है मंथली सेल। मंथली सेल कितना हुआ? 4,39,61,523, यानी कि पिछले 15 डेज का सेल अगर मुझे देखना है तो मैं यहां पे देख सकता हूं जो लिखा 4,39 लाख। तो दोस्तों इस तरह का जो डेटा हमें प्राप्त होता है ना, जिसके से वी आर एबल टू टेक व्हाट रियली रियली वेरी वेरी व्हाट डू यू कॉल, यू नो, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज ऑफ वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और क्लाउड नहीं होता तो वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सेस सच डेटा। तो चाहे मैं हूं, चाहे अमेजॉन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, हर कोई क्लाउड का इस्तेमाल करता है। आई होप आपको क्लाउड से आपकी जानकारी काफी बढ़ चुकी है। एवरीबॉडी कम ऑन। ओके गाइस, एवरीबॉडी वेलकम बैक। ओके, कम ऑन गाइस, कम ऑन, वेलकम बैक। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जो भी है आपकी वजह से है सब कुछ, और कुछ नहीं। आपसे मेरा एक सवाल है भाई और बहनों, अगर मैं आज गूगल ड्राइव की बात करता हूं तो व्हाट एवर डेटा आई अपलोड ऑन गूगल ड्राइव, होता क्या है इसकी वजह से? गूगल ड्राइव पे जो डेटा रखता हूं, अगर मैंने ऑफिस में मैं बैठा हूं और मैंने गूगल ड्राइव पे कुछ अपलोड कर दिया ना, वंस इट इज अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव, देन व्हाट हैपेंस? उसके बाद में ये डेटा में दुनिया में कहीं से भी जाके देख सकते हैं। इसलिए आप सभी से मैं मेरा निवेदन, आपके इंपॉर्टेंट कागजात, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एवरीथिंग शैल बी अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव, ताकि आप उसको कभी भी एक्सेस कर सको जब आपकी मर्जी है, और दुनिया में किधर से भी एक्सेस कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, जितना भी आप देख रहे हो, इंटरनेट की हर कोई वेबसाइट गूगल का इसका इस्तेमाल करती है, क्लाउड का इस्तेमाल करती है। उसके बाद में हमने आपको कल ये भी दिखा था कि कैसे वो दिखता है। तो आपने कल एक वीडियो में देखा था कि क्लाउड, भले ही क्लाउड लिखा है पर वो क्लाउड आसमान में नहीं होते, क्लाउड जमीन पर ही होते हैं। उसका नाम क्लाउड इसलिए दिया जाता है बिकॉज इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी इन वर्ल्ड। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहता हूं। 1 सेकेंड, मैं आपको AWS का डेटा दिखाना चाहता हूं। AWS वर्कमेट, बिल्कुल सही, आ गया वर्कमेट। जरा ध्यान से देखिए सर, किसकी अमाउंट आपने दिखाई है? मैंने आपको कहा था हर महीने में लाखों का बिल दिया जाता है AWS को। आपके सामने स्क्रीन पे आपको 2,88,020 रुपीस दिख रहा होगा। सर ये क्या चक्कर है? यही है, ये पैसा जा रहा है AWS को। हम लोग इतना पैसा AWS को देते हैं। यहां पे कुछ लिखा है क्या? वर्कमेट को टू क्लाउड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा, ये एजेंट है, इनके द्वारा हम लोग AWS की सर्विसेज लेते हैं। लगातार आप देख सकते हो कितने पैसे हम लोग इनको हर महीने को देते हैं। मैं आपको एक व्यू इनवॉइस यहां पे अगर आ गया तो मतलब इससे अच्छा कुछ बात नहीं होगी। अगर मैं आपको इनवॉइस दिखा दिया तो इससे अच्छा कुछ नहीं, ताकि आपको ये समझे कि हाँ भाई, ये जो SPC प्लेयर चलने वाला है कल्चर के लेक्चर, जब वापस स्ट्रीमिंग होगा तो वहां से जब आए हाय, इससे अच्छा क्या हो सकता है एवरीबॉडी? अभी तक जिस क्लाउड की हम लोग बात कर रहे थे वो क्लाउड का इनवॉइस आपके सामने है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ सच बोल रहा है ये इंसान। ये इंसान सही कह रहा है कि क्लाउड को रेंट पे ले जाता है। AWS ने मेरे जैसे करोड़ों लोगों को वो चीजें भाड़े पर दे रखी है, जिसके से हम लोग, क्योंकि बिकॉज मेरे और आम आदमी के बस की औकात की बात नहीं कि हम अपना प्राइवेट क्लाउड बनाए, इसलिए हम लोग भाड़े का क्लाउड यानी कि रेंटेड क्लाउड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहां तक ICI भी रेंटेड क्लाउड का इस्तेमाल करती है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, बड़ी बड़ी जैसे फेसबुक, गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी बड़ी बैंक है, SBI जैसी, वो अपना क्लाउड खुद बनाते हैं।
वरना आम आदमी ऐसे क्लाउड रेंट पे लेते, जरा देखिए रेंट पे कितना पैसा आ रहा है। क्या लिखा है यहां पे, कंजम्पशन ऑफ द मंथ, इतना इतना डेटा आपने, इतना इतना जीबी आपने स्टोर किया है, 19,953 जीबी का इस्तेमाल आपने किया है, उसके बदले में आपको इतना देना है। उसके बाद में AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो कैसा पैसे ले रहा है जेफ बेजोस मुझसे। जेफ बेजोस मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों की वजह से दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बनता है। आपको लगता है Amazon.com जहां से आप शॉपिंग करते, नहीं साहब, उसकी कमाई तो यहां से बहुत ज्यादा हो रही है। वर्ल्ड का बेस्ट है वो, बेस्ट। ओके 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 ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। ओके चलो ठीक है, सभी को समझ ही आ रहा होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, आज ये जो पढ़ने मिला है, ये देखने मिला है। और आपको पता है क्या, क्लाउड में हम लोग जब जाते हैं ना, हम अपने अपने हिसाब से उसका कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। जब हम लोग जाते हैं वहां पे, तो हमें कितना जीबी चाहिए, हमें कितना रैम चाहिए, कितना प्रोसेसर चाहिए। AWS बोलता कोई बात नहीं, काम करो, मुझे आप आपका कॉन्फ़िगरेशन दे दो। तो मैंने क्या किया, अपने इंजीनियर से पूछा कि हमें किस कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर वहां पे चाहिए, कितने सर्विस हमें चाहिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए। वो सारी चीजें हम लोग जैसा डिफाइन करते हैं, वो हमारे हिसाब से AWS वैसा कंप्यूटर बना के देता है। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। सी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कितना डेटा रिक्वायर्ड है, कितनी जगह रिक्वायर्ड है, जरूरी नहीं आपको उतना रिक्वायर्ड, जरूर हो सकता है मुझसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई हो, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। सो दोस्तों ऐसा होता है ना, अब अरे क्या बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल तो मैं भूल ही गया। कैसे मैं भूल सकता हूं यार, कैसे मैं भूल सकता हूं। अरे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ऑल्ट बालाजी। दोस्तों मेरे सामने आ गया अमेजॉन प्राइम। अरे अमेजॉन प्राइम क्यों बता रहे हो आप, चलो एक काम करते हैं, ऑल्ट बालाजी देखते हैं। दोस्तों आपके सामने ये ऑल्ट बालाजी आ चुका है, और ऑल्ट बालाजी एकता कपूर का बना हुआ ये है। और देख सकते हो, अगर मुझे कोई सीजन देखना है इसमें से, और मैं आपके सामने ये क्या ब्रोकन 3 का नया सीरीज आया है, क्या नाम उसका, सिद्धार्थ का। ओए होए होए होए, अरे मैं तो सीरीज देख रहा हूं, वो भी आपके सामने। कैसे कैसे देख रहा हूं मैं, देखो मेरे सामने कौन है। सो दोस्तों ये सब कुछ कैसे, कहां से, ये सब कुछ बेटा, ये नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ऑल्ट बालाजी, सब कुछ कहां पे स्टोर्ड है, ये सब कुछ क्लाउड पर है। इसीलिए यहां का डेटा कहीं से भी दिख सकता है। ये एक बार सीरियल बनाते, एक बार सीरीज बनाते, वहां पे अपलोड करते, दुनिया के कोई भी लोग कहीं से भी दिख सकते हैं, कहीं से भी उसको देख सकते हैं। फैमिली मैन 2 लगाओ बेटा, बहुत सही चल रहा है, सही जा रहे हो आप, सही रास्ते पे जा रहे हो, अच्छा सीरीज है वैसे। ब्रोकन के पहला पार्ट नंबर 2 मैंने देखा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे ब्रोकन 2। ओके स्पेशल, अरे स्पेशल ऑप्स तो मतलब ऐसा था ना, मजा आ गया था। क्या बोल रहे, तो सर आप सबको क्लाउड लेना जरूरी होता है, जिससे भी अपनी वेबसाइट या ऐप डालना है। ऑब्वियसली जिसको भी वेबसाइट लाना, वो वेबसाइट, एक काम करो, वेबसाइट बनाओ और अपने घर के कंप्यूटर में रख दो, वो दुनिया में किसको नहीं दिखेगी। अगर आप चाहते हो वो वेबसाइट दुनिया में हर किसी को दिखे, उसको क्लाउड पे, अब एक काम करो, वेबसाइट बनाओ, अपने घर के कंप्यूटर में रख दो ना। फिर अगर आपको क्लाउड नहीं लेना है तो दुनिया में किसको नहीं दिखेगी वो। अगर आपको वेबसाइट दुनिया में सबको दिखाना है, तो आपको क्लाउड की सर्विसेज लेना जरूरी है। ओके चलो भाई, चलो आ जाओ भाई। और आपको मालूम है, क्लाउड इज ऑलवेज पे पर यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे पर यूज? जितना यूज करेंगे, जितना कंज्यूम करेंगे, उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, आपको ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा। आपने अगर यहां पे देखा होगा व्यू इनवॉइस, उन्होंने हर महीने में वो क्या करते हैं मालूम, उसका हमारा बिलिंग होता है लाइक पोस्टपेड कार्ड। जितना पोस्टपेड में आप फोन का इस्तेमाल करते हो उतना बिल आता है। अगर यहां पे देखा होगा, हर महीने का बिल एक जैसा नहीं होता। इट इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज अ पे पर यूज। पेपर नहीं, पे
पर यूज, यानी कि जितना यूज करोगे, जितना कंज्यूम करोगे उतना आपको पे करना। यहां पे लिखा देखो, यहां पे पूरा वेरिएबल कॉस्ट है, क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उन्होंने दिया हुआ है। सो दिस इज हाउ द वे इट इज, यू नो गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, कितना मजा, ना 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 ना। बुक्स कब डिस्पैच होगी? बुक्स कल डिस्पैच होगी शायद से, आपको 7 to 8 डेज में मिलेगी। तब तक आपको सॉफ्ट कॉपी यहां पे मौजूद कराई है। आपको आईडी पासवर्ड्स कब मिलेंगे? जिस दिन यूट्यूब के लेक्चर अभी और 4-5 दिन यहां पे चलेंगे, उसके पहले ही आपको आईडी पासवर्ड दे दिए जाएंगे, ताकि आप जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं वो लोग देखना कंटिन्यू कर सके। अभी हो सकता है आपको आईडी पासवर्ड ना दिए हो। अभी मैं अब पढ़ाना शुरुआत करता हूं। आई होप अभी क्लाउड के बारे में जानकारी आप सभी को मिल चुकी है। बेटा YouTube ने फोकट में किया ना, YouTube ने क्या किया है, वो हमसे पैसे नहीं लेता है, वो वहां पे जो एडवर्टीजमेंट आती है ना, वो उन लोगों से पैसे लेता है। अभी मैं YouTube के थ्रू आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो मुझे YouTube को कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। YouTube ने तो मुझे फ्री में कर दिया। फिर आप कहते हो सर सारा फ्री में लगवाता, तो फिर बच्चा मुझे पैसा कैसे देंगे ये लोग स्टूडेंट्स? इसलिए मैं सारा कंटेंट YouTube पे नहीं डाल सकता हूं। मैंने अपना AWS लिया है। सर YouTube आपसे कुछ पैसे लेता है? नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? उसका कमाई मुझसे से लोगों से नहीं है, उसकी कमाई उन लोगों से जो YouTube पे एडवर्टीजमेंट करते हैं। आप YouTube पे देखते हो ना, बहुत बार ऐड आती है, स्किप ऐड करते हो, वो सारी एडवर्टीजमेंट का YouTube को बहुत पैसा मिलता है। उसका रेवेन्यू मॉडल अलग है। चलो 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 भाई, वेलकम बैक। सो वी आर मूविंग ऑन दिस चैप्टर वंस अगेन एवरीबॉडी। ओहो हो, अब एक काम करते हैं आपके सामने। अब क्लाउड के बारे में जानकारी तो बहुत ली है, अब क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। और बच्चों देखते हैं क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पेज नंबर 4.54 से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले लिखा है इलास्टिसिटी, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इसका मतलब क्या? अगर मान ली इस बैच में, प्रीवियस बैच में आई वाज हैविंग 500 स्टूडेंट्स, इस बैच में फॉर एग्जांपल देयर आर 1500 स्टूडेंट्स वाचिंग लाइव स्ट्रीमिंग, तो क्या करना पड़ेगा सर? आपको लगता नहीं उसके लिए मुझे AWS का बहुत ज्यादा सर्वर का कैपेसिटी लगेगा? AWS बोलता कोई बात नहीं, हमारा धंधा स्केलेबल है, आपको साइज बढ़ाना है सर्वर की, बढ़ा दो, कम करना है कम कर दो। वी आर हैविंग अ बिजनेस व्हिच इज हाईली स्केलेबल। User can increase or decrease the size of the cloud as per their requirement. It is called as scalability. I hope you understand scalability. First point is over. Cloud का पहला characteristics आपके सामने। दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड का पहला पॉइंट आपके सामने, जिसमें लिखा है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब यह होता है कि द बिजनेस, द क्लाउड सर्विसेज आर increased or decreased as per the requirement of the user. यानी कि कल चल के मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज यूजिंग 1000 GB earlier. Now by business, my number of students got increased. There's a more sale on my website. I want to increase the bandwidth. I want to increase the processor. I can do so. I just have to tell them the plan accordingly will be. Obviously ज्यादा यूज कर तो ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, बट इट इज स्केलेबल। इनकेस अभी लगता है धंधे का टाइम नहीं है, आई डोंट वांट टू यूज इट, कोई बात नहीं, आप कम यूज करोगे, आपको कम बिल आएगा, नो प्रॉब्लम। यहां पे लिखा ही है, क्लाउड कंप्यूटिंग गिव्स अस द एबिलिटी टू अंडरलाइन द वर्ड एक्सपैंड एंड रिड्यूस रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सर्विस रिक्वायरमेंट। For example, we may need a large number of server resources for the duration of specific task. मान लो अभी बैच चल रही है, तो मुझे बहुत ज्यादा बड़ा सर्वर चाहिए 3 महीने के लिए, मैं बढ़ा सकता हूं। बाद में बैच खत्म, मुझे कम कर सकता हूं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, हे हो गया है। पॉइंट नंबर 2 गाइस, पेपर यूज। पेपर यूज, पेपर यूज, पेपर यूज, paper use,
यानी कि दोस्तों आपने उतना ही पैसा देना है जितना कि आपने कंज्यूम किया है, लाइक द इलेक्ट्रिसिटी बिल. The more you use the electricity, the more you have to pay. If you're consuming less amount of electricity, आपको कम पैसा देना पड़ेगा. इसको कहते हैं pay per use. ना. Cloud, only when we use them. उसका अगर मान लीजिए अगले महीने में मेरी क्लासेस खत्म हो, मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं, तो मेरा किराया कुछ भी नहीं लगेगा. ये तो इलेक्ट्रिसिटी जैसा है. जिस महीने में हम घर पे नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है तो हमें बिजली का बिल भी कम आता है, वैसे ही क्लाउड का होता है. AWS हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकता. सर दुनिया में सिर्फ AWS ही है और कोई भी नहीं है. बेटा बहुत है पर नाम AWS का ज्यादा है. ओके, अब दिमाग करोगे ऑन डिमांड. कौन जवाब देगा ऑन डिमांड मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन डिमांड? पेज नंबर कौन सा? ऐसा सवाल पूछा गया क्या मुझे? अरे पेज नंबर बोलो भाई. ये 4.54 है. ओके, ऑन डिमांड की देखो, मैंने आपको कहा था ना, किताबें पढ़ना बाद में इतनी आसान हो जाती है ना. एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता है, एक बार आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया ना रियल लाइफ में कैसे होता है, उसके बाद में दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता. ऐसा लगता है ये तो मुझे ऑलरेडी पता है. देखो हम लोग कोई भी सब्जेक्ट, चाहे टेक्निकल सब्जेक्ट हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, अगर उसकी पूरी जानकारी वो प्रैक्टिकल अगर हमारे दिमाग में है तो उसके अंदर रीडिंग थियोरेटिकल इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिकम्स वेरी इजी. नो, आपको अगर कॉन्सेप्ट ही पता है तो क्या पूछ लेगा? इजी है पूछने में, लेट इट बी एनीथिंग. अभी मैं आपको बताता हूं, इसके बाद में क्लाउड में पढ़ा हुआ एक शब्द भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आ रहा, बिकॉज यू नो इट थॉरली. आपको समझ गया वो क्या चीज है. चलो ऑन डिमांड की बात करते. ऑन डिमांड मतलब मुझे अभी चाहिए, अभी मिलेगा. आई वॉन्ट इट नाउ, आई गेट इट नाउ इमीडिएटली. अभी चाहिए, अभी मिलेगा. नाम तो सुने. ऑन डिमांड मतलब सर कैसे ऑन डिमांड? बच्चों यार कम ऑन, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. अगर आपको अभी, चलो मैंने नहीं अब रुको, मुझे अभी क्या करना है, मैं अभी जाके एक पूरी सीरीज देखना चाहता हूं. अभी आई वॉन्ट टू वॉच सीरीज. कैन आई वॉच दैट? नहीं, कैन आई वॉच दैट? देखो मुझे कुछ प्ले करना है, मैं प्ले करूं क्या? मैं प्ले. यहां पे बहुत सारी चीजें, ब्रोकन है, बेकाबू है, हिस्टोरी है. करूं क्या मैं? कुछ भी क्लिक. चलो मैं हिस्टोरी को लगाता हूं. चलो मैं एपिसोड 1 को लगाता हूं. लगाया क्या नहीं? ऑन डिमांड है कि नहीं? अभी मुझे देखना है, अभी दिख रहा कि नहीं? दिख रहा कि नहीं? आप बोलो, दिख रहा कि नहीं? दिख रहा ना, इसको ऑन डिमांड बोलते. दूसरी बात, चलो जान दो. देख रो रही है वो सीरीज में. ओके, नो प्रॉब्लम बेबी, चिल चिल चिल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. ओके, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों. अगर मान लीजिए मुझे अभी कुछ गाना सुनना है, अभी चलो मान लीजिए कुछ भी सुनना है. अभी हमने यहाँ पे गाना डाउनलोड किया था. अब गाने पे मुझे क्या करना है? कुछ भी देखना है. देखो ये गाना मेरे पास में आ चुका है, बस बजना चाहिए. लिखा है बस बजना चाहिए. चलो देखते हैं. पानी पानी आया यहाँ पे, पानी पानी. राधे के गाने भी दिख रहे हैं यहाँ पे. सिटी मार, बारिश, बेपना, राधा. पता नहीं कैसे कैसे सॉन्ग आ गए आजकल. चलो ठीक है, देखते कोई तो. पंजाबी सॉन्ग्स, पानी पानी सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स. मुझे जो चाहिए, अरे हाय हाय, ये गाना सुनते. चलो तेरे साथ मैं लुका छिपी खेलूंगा, तेरा सूट बड़ा टाइट, बाज तेरी हाइट. इसको कहते हैं ऑन डिमांड. आई वॉन्ट इट नाउ, आई विल गेट इट नाउ. अरे यही है भाई जिंदगी में, क्लाउड और कुछ नहीं है. एंड इट वॉज द सॉन्ग मेड बाय टोनी कक्कर. Everybody welcome back. Okay. ओके गैस, कोई बात नहीं. ऑन डिमांड इसको बोलते हैं, आपको जब भी चाहिए. और दूसरी बात, अगर ऑन डिमांड का और एक अर्थ है इसमें, है
कि सपोज मेरी कल एक नई बैच चालू हो रही है और मेरे फैकल्टीज ने कहा सर हमें तो कल हमें भी बहुत सारा डेटा लगेगा, हमारे लिए भी एक चैनल चालू करवा के दो। सो मुझे कुछ करना थोड़ी ना है, आई जस्ट हैव टू इन्फॉर्म AWS कि मुझे और एक चैनल स्टार्ट करना है, दैट्स इट, ऑन डिमांड। इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडीली अवेलेबल। सपोज कल 11th-12th का बैच चालू होने वाला है, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, तो मुझे कुछ निर्माण करना नहीं खुद से, आई जस्ट हैव टू इन्फॉर्म AWS आई वांट टू हायर अ न्यू चैनल, दैट्स इट। उसका भी बिलिंग अलग से चालू हो जाएगा। जैसे आपने एक नया घर लिया तो वहां पे बिजली का बिल होता है, तो क्या होता है, भैया इधर भी एक मीटर लगा दो यार, तो मीटर चालू हो जाता है। वैसे ही ऑन डिमांड, यू जस्ट हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, हैव टू ओके करना है, 5 सेकंड्स में 5 मिनट्स में आपका एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन एक्सेस। ओके 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 एवरीबॉडी, हे गाइस, ओए ओए, आर यू देयर गाइस? ऑन डिमांड लिखा है देखो यहां पे, बिकॉज वी इन्वोक क्लाउड सर्विसेज ओनली व्हेन वी नीड देम, दे आर नॉट परमानेंट पार्ट। हमारा परमानेंट पार्ट नहीं, हमें जब चाहिए तब लेंगे। दिस इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर द क्लाउड यूज एज अपोज टू इंटरनल IT सर्विस। ऑब्वियसली with cloud services there is a no need to have dedicated resources waiting to be used। यानी कि हमारे घर में ये सारे रिसोर्सेस अपने पास होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये भाड़े पर उपलब्ध है, तो हम अपना पैसा अटका के क्यों रखेंगे? ऑन डिमांड जब चीजें जब मिलती है तो खुद की होना क्यों जरूरी है? बताओ, आप खुद का थिएटर बनाते हो क्या? नहीं ना, जब भी चाहे थिएटर तो अवेलेबल होता है। क्या खुद के थिएटर नहीं, थिएटर में जाना पड़ता है कभी कभी, समटाइम्स हैव टू वॉच मूवी इन थिएटर, लेट मी कंस्ट्रक्ट थिएटर, ऐसा नहीं होता ना। आपको मालूम है जब टिकट लोग मिल जाएगा, तो वैसा है ऑन डिमांड का, को अपना खुद का थिएटर बनाएंगे। चलो रेजिलेंसी की बात करो। आपको मालूम है रेजिलेंसी का मतलब होता है क्लाउड के मल्टीपल बैकअप्स होते हैं। क्लाउड हैज गॉट मल्टीपल बैकअप्स। क्या होता है मालूम है? क्लाउड का डेटा बहुत जगह पे, मल्टीपल जगह पे बैकअप होता है। सर इसका मतलब क्या है? द डेटा ऑफ द क्लाउड इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल लोकेशंस। उसका मतलब क्या है? Why they take the try to understand? SPC तो बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए SPC का डेटा AWS से चुरा लिया, SPC का डेटा करप्ट हो गया, चुरा लिया, बर्बाद हो गया। अब SPC को यही नहीं समझेगा भाई और बहना कि अब डेटा कहां से लाए, किसने कितने एडमिशंस लिए थे, किसका क्या एड्रेस था, कौन से फैकल्टीज के कितने, आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने AWS से मैंने जेफ बेजोस से बात की। मिस्टर जेफ बेजोस, टेल मी व्हाट विल हैपन इफ द डेटा इज गेटिंग करप्टेड? आई विल बी नोवेयर। ओवर द रिलैक्स बेबी, डोंट हैव टू वरी, योर डेटा इज गेटिंग व्हाट कॉपीड एट मल्टीपल लोकेशन। हम डेटा एक बार जब किसी का आता ना, उसको 4 बार कॉपी करके रखते हैं। इन केस दिस सर्वर इज लॉस्ट, नो प्रॉब्लम, वी आर हैविंग वन मोर बैकअप। अगर वो भी नहीं चल रहा, नो वरी, वी आर हैविंग वन मोर। यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट, डोंट वरी ना, यू आर एबल टू गेट डेटा फ्रॉम द थर्ड बैकअप। सो दोस्तों, दे आर क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। इसको बोलते हैं रेजिलेंसी। मतलब किसी भी हालात में आपका डेटा आपको मिलने ही वाला है। अब जरा पढ़ेंगे क्या लिखा है। द रेजिलेंसी ऑफ क्लाउड ऑफरिंग कैन कंप्लीटली आइसोलेट द फेलियर, यानी फेलियर होगा ही नहीं, ऑफ द सर्वर एंड स्टोरेज रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड यूजर्स। वर्क इज माइग्रेटेड टू डिफरेंट फिजिकल रिसोर्सेज इन द क्लाउड विथ और विदाउट यूजर्स अवेयरनेस। समझा? अगर मान लीजिए दोस्तों, जिस क्लाउड का इस्तेमाल मैं कर रहा था अमेज़न का, और क्लाउड खराब हुआ, कोई बात नहीं है। अब देखो जरा, मैं आपको कुछ लिख के दिखा रहा हूं। अगर दोस्तों ऐसे हो गया, ये मैं हूं और ये मेरा क्लाउड था, मैं यहां से डेटा ले रहा था, उन्होंने इस डेटा को यहां पे भी स्टोर किया, उन्होंने यहां पे स्टोर किया। अब मैं यहां से लेने वाला था और मान लीजिए ये रास्ता बंद हो गया, यहाँ का सर्वर, कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली मेरा डेटा अब यहां से आ जाएगा। ये भी खराब हुआ, कोई ऑटोमेटिकली यहां से आएगा। यानी कि यूजर डज नॉट इवन अवेयर वेदर इज गेटिंग डेटा फ्रॉम द मेन सोर्स और द बैकअप सोर्स। उसको डेटा मिलने से मतलब होता है, वही लिखा है, यूजर को पता भी नहीं होता। विथ और विदाउट यूजर्स अवेयरनेस। मल्टी टेनेंसी, अरे कमाल करते हो अन्ना। AWS के पास में मेरे जैसे एक लोग होंगे क्या, हजार होंगे? आप भी बता दो ना। अरे वो जेफ बेजोस क्या मुझे अकेले को टेनेंट बना के रखा है क्या? इतनी बड़ी दुनिया है। आओ तुमको मैं अमेज़न दिखाता, आओ। आपको मजा आ रही ना? जरा देखो, ये अमेज़न है, ये जलवा है जेफ बेजोस का। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, हर गिनते गिनते सो गया।
ये अमेजॉन वेब सर्विसेज है। यहां पे आप जो प्रोडक्ट चाहिए जैसे चाहिए यहां से आप याद देखो, इनका नाम है देखो प्रोडक्ट्स। इस पे क्लिक करने के बाद उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने मिलते हैं। आप क्लिक करिए, प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। मेरे जैसे लाखों हजारों करोड़ों लोग यहां पे उनके पास में मौजूद है, जिसका नाम है AWS। यानी कि अगर मैं अभी बात करता हूं आपसे, ये अगर जिस दिन AWS बंद होगा ना तो दुनिया की कई वेबसाइट, लाखों में करोड़ों में वेबसाइट्स बंद हो जाएगी दोस्तों, बिकॉज इतना सारा डेटा वहां पे है। अंडरस्टैंड करिए, मल्टी टेनेंसी है, समझ में आया? मल्टी टेनेंसी, एक नहीं हजारों करोड़ों। जरा मैं आपको और एक वीडियो दिखाऊं। तो पहली मुलाकात में वो क्या नाम था उस क्लाउड का यार? फट यार, क्या है वो क्लाउड का नाम? एक AWS है और एक क्लाउड का नाम है जो बहुत ही फेमस है। देखो मैं हमेशा उसके बारे में जानता हूँ, क्या नाम है उसका यार? बहुत सारे यूजर्स है उसके। गो डैडी, हाँ अब भी याद है देखो, गो, मैं वही बोला यार, याद क्यों नहीं आ रहा? ध्यान से देखिए, इनका भी वही धंधा है, ये भी किराए पर ही देते हैं, ये AWS के कॉम्पिटिटर है। GoDaddy.com is the world's largest domain name registrar and web hosting provider. With over 10 million customers, 55 क्या बोला इसने? 10 मिलियन से ज्यादा कस्टमर है इनके, million domain names under 55 मिलियन डोमेन नेम्स, इतनी सारी वेबसाइट इनके सर्वर पे लोकेटेड है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। management and 5 million websites hosted 55 मिलियन डोमेन नेम से और 5 मिलियन 50 लाख वेबसाइट जो है इनके सर्वर पे लोकेटेड है। अगर ये बंद हो जाएगा ना तो पूरे सारी वेबसाइट बंद हो जाएगी। Our data centers are critical. Internationally, GoDaddy currently manages more than 35,000 high-tech servers. Today, we'll take a look at our main US data center that is home to 4 state-of-the-art server rooms. This is a typical 8kW design that we have in a lot of our environments. We're at the back of the rack right now. This is very standard design for us. We have our 2-line power PDU strips, and then we have our cabling done in a fashion that's very neat and workmanlike, orderly. One of the benefits of doing this is trying to repair and service all these IT servers. We can do it in a very rapid fashion. We're not struggling with all the different cables and trying to Fillers. We have a large chill water loop system. At this ध्यान से देखिए, ये सारा डेटा सेंटर है, इसी का ही नाम क्लाउड है। यहाँ पे वो लोगों का डेटा रखते हैं और उसके पैसे लेते हैं, इसलिए हमारा एक पॉइंट कवर होता है। इसका नाम है मल्टी टेनेंसी। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं GoDaddy, एग्जाम्पल लिख सकते हैं AWS। पब्लिक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड ऑफन कैन होस्ट द क्लाउड सर्विसेज फॉर मल्टीपल यूजर्स विथ व्हाट द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ गए? वर्कलोड मूवमेंट नाम का एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कलोड मूवमेंट? सी द वर्कलोड ऑफ वन सर्वर, एक सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है ना, तो वो जो सर्वर का बर्डन है दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। आज सभी को पता है आपके मोबाइल का मेमोरी जब फुल हो जाता है ना तो आपका कंप्यूटर, आपका जो मोबाइल है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ऐसा क्लाउड पर भी होता है। अगर क्लाउड के बड़े बड़े सर्वर जब फुल होने लगते हैं ना तो वहां का वर्कलोड मूवमेंट किया जा सकता है, यानी कि उस सर्वर के डेटा को किसी और सर्वर पे शिफ्ट कर सकते हैं। क्या बच्चों, एक हार्ड डिस्क का डेटा दूसरे हार्ड डिस्क पर शिफ्ट हो सकता है? जी हां। उसी तरीके से क्लाउड के अंदर के जो बड़े बड़े सर्वर है उनके अगर कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा फुल हो गया, वो स्लो चलने लगा, तो डेटा ऑफ वन क्लाउड कैन बी शिफ्टेड टू अनदर क्लाउड। यानी कि दोस्तों, अगर मान लो वो चाहे अगर अमेरिका में क्लाउड है और उन्होंने इंडिया में क्लाउड बनाया और उनको लगता है कि वहां से क्लाउड का डेटा इधर इंडिया में शिफ्ट कराना, तो इवन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। अंडरस्टैंड करो, अगर ऐसा हो कि हो सकता है यूएसए में ही उसी क्लाउड कंप्यूटिंग के सिस्टम के अंदर, उसी बिल्डिंग के अंदर दूसरा एक सर्वर है जहां पे बिल्कुल खाली जगह है, तो द डेटा ऑफ वन कंप्यूटर, वन सर्वर कैन बी शिफ्टेड टू अनदर। इसको बोलते हैं वर्कलोड मूवमेंट। डिपेंड करता है कि कितना कंजम्पशन हुआ, डिपेंड करता है कैसा स्पीड आ रहा है। स्पीड अगर स्लो आने लगा तो ये वर्कलोड मूवमेंट हो सकता है, साइनन का बोलना है और बिल्कुल सही है। यहां पे लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू द रेजिलियंसी एंड द कॉस्ट कंसिडरेशन। बिल्कुल सही कह रहा है। हियर द कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स माइग्रेट वर्कलोड अक्रॉस सर्वर
बोथ इनसाइड द डेटा सेंटर एंड अक्रॉस द डेटा सेंटर। समझ गया? एक तो एसी की क्लाउड के अंदर ही अंदर दूसरे सर्वर पे डेटा जा सकता है या किसी और जगह पे जा सकता है। सर इनका मतलब क्यों करते होंगे ऐसा इधर उधर? बेटा कभी कभी इसका कैपेसिटी ज्यादा होता है, इट हैज बिकम वेरी स्लो, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी शिफ्टेड। और दूसरी बात होती है कभी कभी पैसा बचाने के लिए। अभी हो सकता है यूएसए में, यूके में थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, सो दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड यूजिंग, जैसे कि फेसबुक ने अपने कुछ डेटा सेंटर इंडिया में लाए हुए, या हो सकता है टू रिड्यूस द कॉस्ट। अमेजॉन हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन इंडिया। तो दोस्तों होता क्या है ना कि जब पैसे बचा, उधर बहुत खर्चा है, इधर इंडिया में कम खर्चा है, इधर सस्ती जमीन है, सस्ते लोग हैं, तो क्या करते हैं, द डेटा इज शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू हियर इन इंडिया। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो क्यों आते हैं? कभी कभी पैसा बचाने के लिए डेटा को शिफ्ट किया जाता है, और कभी कभी पैसा नहीं, रेगुलेशंस की वजह से, लॉ की वजह से। जैसे पीछे एक बार मोदी जी ने मार्क जकरबर्ग को कहा था, देख मार्क सुन ले, हमारे इंडिया की माता, हमारे इंडिया की बहनें, बेटियां, इन सबका डेटा फेसबुक पे होता है, और आजकल तेरे चाल चलन ठीक नहीं है तो सबका डेटा एक्सेस करता है, चुराता है। एक काम कर, वी वांट टू कीप द डेटा ऑफ ऑल द यूजर्स ऑफ इंडिया इन इंडिया इटसेल्फ। हम अपने इंडिया के सारे डेटा को तुम्हारे यूएसए में शिफ्ट नहीं करना चाहते। हमें क्या पता तुम हमारे डेटा के साथ क्या करते हो, लेट इट बी स्टोर्ड इन इंडिया इटसेल्फ। तो मजबूरी से फेसबुक को इंडिया में डेटा सेंटर चालू करना पड़ा, और उधर का पूरा वर्कलोड मूवमेंट इंडिया में करना पड़ा। इसलिए उन्होंने ये भी लिखा है, कभी कभी हमें इस वजह से भी, देखो यहां पे लिखा है, इस वजह से भी आना पड़ता है। थर्ड रीजन कुड बी व्हाट? रेगुलेटरी। रेगुलेशन की वजह से भी एक डेटा को उधर से इधर शिफ्ट किया। रीजन कुड बी एनीथिंग। एक ही पॉइंट याद रखना है आपको कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है। ये पॉइंट यहां पे, अरे यार इट इज लाइक अ हार्ड डिस्क यार, कम ऑन। एक हार्ड डिस्क का डेटा दूसरे हार्ड डिस्क में जाता है ना, इतना समझना, बड़ी हार्ड डिस्क का डेटा बड़ी हार्ड डिस्क में जा रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटीज। क्या बोल रहा है ये लिखा है, resources are available to customer through a network and can be accessed from different devices such as desktop computers, mobile phones, smartphones। अरे हाय हाय हाय, क्या सही लिखा इसने? क्या दोस्तों क्लाउड का डेटा दुनिया में किसी भी मोबाइल से, किसी भी टैबलेट से, किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस हो सकता है? क्या ऐसा है क्या कि YouTube को और Google को एक्सेस करने के लिए सिर्फ कंप्यूटर ही चाहिए? क्या लैपटॉप चल सकता है क्या मोबाइल चल सकता है क्या टैबलेट से भी? हर जगह से। यही तो क्लाउड का ब्यूटीनेस है कि डेटा विच इज देयर, द एप्लीकेशन विच इज देयर ऑन क्लाउड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस। अब जैसे कोई भी अगर ये चीज आप यहां से एक्सेस कर रहे हो तो कैन इट बी एक्सेस? ये जैसे आपने थोड़ी देर पहले यहां से गाना देखा था, दिल का सौदा हुआ चांदनी, नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। सो गया दिल मेरा धड़का था किसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। Hence it is proved the data can be accessed from multiple devices। अभी लैपटॉप से भी आपने देखा, वही गाना मैंने आपको यहां से भी बजा कर दिखाया। दोस्तों इसका अर्थ ये कंप्लीटली क्लियर है कि ये डेटा दुनिया में किसी भी डिवाइस से एक्सेस हो सकता है। क्लाउड का डेटा कहीं से तो एक्सेस हो सकता है, पर किसी भी डिवाइस से होता है, इवन इट इज क्लियर। और इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे खत्म हो चुके हैं। आई होप यू आर देयर गाइस, कम ऑन। अब मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूं, आपसे इंटरेक्शन करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। कैरेक्टर से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। Come on guys, welcome back. So दोस्तों ये सारे पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स? 3, 3, 6, 7 पॉइंट्स खत्म हो गए। एक बार सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं और फिर सारे पॉइंट्स को याद भी कर लेंगे। चलो सबसे पहले पॉइंट का मतलब बताओ बच्चों, स्केलेबिलिटी। क्या क्लाउड का डेटा
हम लोग क्लाउड के सर्वर के स्टोरेज की कैपेसिटी को कम या ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं. यस, इंग्लिश में बात करेंगे. कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ सर्वर एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट? यस, इट इज पॉसिबल. नंबर 2, पे पर यूज. वी डू नॉट हैव टू पे एक्स्ट्रा, वी हैव टू पे ओनली एज पर आवर कंजम्पशन. Number 3, on demand, whenever we want, wherever we want, the cloud services and the infrastructure is available. हमें अपने खुद के रिसोर्सेज को खरीदने की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जब चाहे तब अवेलेबल है. मैंने आपको रेजिलेंसी का मतलब बताया था. बोलो, क्लाउड का डेटा एक जगह पे स्टोर होता है, मल्टीपल जगह पे. सर, मल्टीपल जगह पे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? इन केस दिस सर्वर इज नॉट वर्किंग, यू वुड बी एबल टू रिट्राइव द सेम डेटा फ्रॉम अदर सर्वर्स. हो गया मल्टी टेनेंसी. वन क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी कैन हैव lakhs of millions of clients, like just now we have seen about GoDaddy was having millions of customers. तो वो एक चीज है. वर्कलोड मूवमेंट, द डेटा ऑफ वन क्लाउड कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, और कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सर्वर टू अदर सर्वर, maybe for the reduction of the cost or maybe for regulatory requirements. And the last point, the data which is there in the cloud can be accessed from any of the device, let it be the tablet or let it be, the mobile phone, the computers and laptop. It can be accessed from any device. I hope it is done. ये सब कुछ आपको याद आ गया होगा. अब इसको समझने के लिए हमारे पास में क्या है, एक हमने मेमोरी टेक्निक बनाई है. क्या बनाई हमने? मेमोरी टेक्निक बनाई. सर, ये सारे पॉइंट्स हमें याद हो जाएंगे? ये हो जाएंगे याद. चलो हम इसको याद करके देखिए एक बार. चलो बच्चों, मैं आपको याद करा के दिखाता हूं. ठीक है सर, ये सारे पॉइंट्स याद करना जरूरी है. हाँ बेटा, एग्जामिनेशन में इसके पॉइंट्स ही नहीं याद आएंगे तो आप कैसे लिखोगे? इसलिए हमने आपके लिए क्या बना दी? एक टेक्निक बना दी जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी टेक्निक, ताकि आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाए. क्या लिखा है यहां पे? इफ आई इंक्रीज द रेंट एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट, दे विल पे ऑन डिमांड. क्या लिखा? इफ आई इंक्रीज, वहां पे आपको लिखना है नेटवर्क रेंट. If I increase the network rent, if I increase, यहां पे जो लास्ट पॉइंट ऐड हुआ था वो क्या नेटवर्क ही था ना? एक मिनट, नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटीज. ओके, जी हाँ, आप जरा मेरे साथ बोलेंगे. इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंट, क्या बोला? नेटवर्क रेंट. सर, ये नेटवर्क वर्ड क्यों ऐड लगा आपने यहां पे, क्यों नहीं लिखा? जो इस बार जो 7th पॉइंट आया ना, वो पहले सिलेबस में नहीं था. इस बार अमेंडमेंट के बाद में वो 6 पॉइंट को 7 पॉइंट कर दिए गए. और 7वां पॉइंट कौन सा था? नेटवर्क. तो मुझे नेटवर्क वर्ड इस मेमोरी टेक्निक में घुसेड़ना था, तो मैंने कैसे घुसेड़ दिया? इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंट एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट, यानी कोई साइलेंट टेनेंट था, मैंने उसका वर्कलोड बढ़ा दिया, उसका नेटवर्क का रेंट बढ़ा दिया, तो बेचारा ही विल पे मी ऑन डिमांड. वो फिर जब चाहे तब मुझे दे सकता है वापस से. किसके बारे में हो रहा है ये बात चल रही है. देखो बच्चों, ये मेमोरी टेक्निक का हमारे एग्जामिनेशन से कोई संबंध नहीं. हम मेमोरी टेक्निक को क्यों याद कर रहे हैं? क्या आपको मेमोरी टेक्निक एग्जामिनेशन में लिखना है? जी नहीं. सर, देन व्हाई वी आर मेमोराइजिंग इट? बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर ऑल द 7 पॉइंट्स. सर, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स? यस. सर, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट रिमेंबर द हेडिंग प्रॉपर्ली? वी जस्ट राइट लाइक दैट विदाउट राइटिंग हेडिंग, कुछ भी जनरल वर्ड्स में लिखते हैं, तो फिर समझ आना अगले अटेम्प्ट में हमें वापस से क्लास करना पड़ेगी. अंडरस्टैंड करोगे दोस्तों, आईसीआई एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है. जो उन्होंने लिखा है ना, उनको वैसे चांस चाहिए, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ हेडिंग. अंदर का मैटर भले ही आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हो, पर जो हेडिंग्स होती है, द हेडिंग्स आर सपोज टू बी सेम. द इंटरनल मैटर कैन बी चेंज्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट. थोड़ा बहुत शब्दों में आप चेंज कर सकते हो. अगेन द मीनिंग शैल रिमेन सेम. व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज अंडरस्टैंड, हेडिंग्स आर टू बी एग्जैक्ट. अंदर का मैटर आप भले ही उनके जैसी इंग्लिश नहीं लिख पाओ, पर उनके इंग्लिश का मतलब और आपकी इंग्लिश का मतलब शैल रिमेन सेम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके इंग्लिश का मीनिंग अलग है, आपकी वोकैबुलरी में जो शब्द है उसके मीनिंग अलग है. ऐसा नहीं चाहिए. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. आईसीआई कहता है हेडिंग शुड बी एक्यूरेट. एंड व्हाट अबाउट द डेटा इनसाइड? अंदर का डेटा आप बनती कोशिश उनके जैसा लिखिएगा. अगर आप वैसे ही एग्जैक्ट डिक्टो वर्ड नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं है, बिकॉज हमें रट्टा थोड़ी ना मानना है. बट अगेन देयर मीनिंग ऑफ देयर वर्ड्स एंड मीनिंग ऑफ योर वर्ड शैल रिमेन सेम. पर अब इंपॉर्टेंट क्या है? हमें पॉइंट्स को याद करना है. तो कैसे याद करेंगे? बोलो, हमने क्या बढ़ा दिया? हमने इंक्रीज किया. क्या? इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंट, क्या बढ़ाया हमने? एक तो नेटवर्क इंक्रीज, इफ आई हैव इंक्रीज द नेटवर्क रेंट एंड स्केलेबल वर्कलोड, उसका वर्कलोड भी बढ़ा दिया.
किसका? साइलेंट टेनेंट का। तो वो क्या करेगा? दे विल पे ऑन डिमांड। ओके, तो हमें ऑन डिमांड पे करवा देंगे, तुरंत रेंट दे देंगे। हमने क्या क्या पढ़ा दिया, चलो याद करो। ओके एवरीबॉडी, हे गाइस आर यू देयर? कम ऑन। ऋतिक रोशन कोई है? ऋतिक रोशन, जो भी बात करना है ना आपको, मुझसे फोन ला के बात करो, मैं आपको बात करता, आपका क्या बोलना है ना, यहां पे कमेंट में लिख के नहीं, क्या बजाने का नहीं, ठीक है ना? मैं लिखूं क्या तेरे बारे में कुछ? ऐसा गंदगी मत करो, यहां पे गंदगी करो ना, वहां पे आके ठोकता तुमको। जितना इज्जत में बैठने गया था, ठीक है ना? ये फालतू की अगर चाहे ना, मैं आईपी एड्रेस ना तेरे घर पे पहुंच जाऊंगा। तुझे क्या लग रहा है मुझे समझता नहीं? तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? न जाने कोई एकेडमी वाले लोग आपको यहां पे बेचते हो, यहां पे आप कांड करते हो आके। नॉनसेंस, भाड़ में जाना, अपने घर उधर झक मरा तेरी यार। वाई आर क्रिएटिंग नॉनसेंस हियर सारा? बेटा ऐसा जेल में डालता ना तुमको आके अंदर साइबर लॉ में। इज्जत से मैं ये टेंशन नहीं देने का अपने को, ठीक है ना? मैं आपको किसी को कुछ बोलता नहीं, ठीक है ना? हम आपको कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं ना, हमने इसमें जिंदगी जी है, 10 साल से यही पढ़ा रहे, हमें पढ़ा है, बताएगा ऐसी को क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, उससे आपको पूछा ऐसे, यानी आपको मैंने पूछा आपको क्या अच्छा लगता है, देन व्हाई आर यू गिविंग मी योर सजेशन? डिड आई आस्क यू अबाउट दैट? अगर ये एमसीक्यू वाले 4 में से एक पॉइंट सेलेक्ट करने वाले एग्जामिनेशन होती ना, तो मेमोरी टेक्निक्स की जरूरत ना होती, बट आई नो दे आर गोइंग टू आस्क यू सेम क्वेश्चंस। बेटा यहां पे अगर एक ने भी कांड किया ना, तुम्हारी पूरी बजा के रखता मैं। 10-10 लॉयर बैठे मेरे पास में, यहां पे कांड कर दूंगा तुम्हारी जिंदगी में सारा। अपने अच्छेपन का ज्यादा फायदा नहीं उठाने का बोल रहा मैं, आपको नहीं करने का क्लास तो झक मराने का अपने घर जाके सारा। आपको मानो जो लोग नॉर्मल विद्यार्थी बैठे, पता है कौन है ये? मे बी सम कॉम्पिटिटर्स मस्ट हैव सेंड, और कुछ लोगों को खुजली होती है ना जिंदगी में, कुछ अच्छा नहीं देख सकते, ट्राइंग टू डिस्टर्ब द एंटायर एनवायरमेंट। व्हाई? अरे नहीं पढ़ना, जाना भाई अपनी जिंदगी में और कुछ कर ले यार। हम एंजॉय कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, हम अपने ऐसा पढ़ेंगे यार, कितना मजा आ रहा है। आप जैसे लोग आके यहां पे अपना ओके चलो Okay, guys, welcome back. Okay, no problem, guys. So, वापस से बोलेंगे, if I increase the network rent and scalable workload of a silent tenant, they will pay on demand. अब देखो इसका फायदा कैसा हो? If I increase the rent, इससे कुछ नहीं, पर if I increase the network, तो नेटवर्क से कौन सा पॉइंट मिला हमें? कि नेटवर्क में चाहे कोई भी डिवाइस रहने दो। अभी तो मेमोरी टेक्निक याद कर ली, ये मेमोरी टेक्निक आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे रॉक्स पे आपको मिलेगी, ठीक है ना? मतलब क्या हुआ? इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेट, नेटवर्क का मतलब क्या है भाई? कि आप नेटवर्क में चाहे आपके इसमें मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कुछ भी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड को, ठीक है ना? इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेट एंड स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब बताइए, देखते कितने लोग याद है? स्केलेबल मतलब हम लोग उसकी साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। If I increase the rent and a scalable workload, yeah, can we shift workload from one server to another server? Yes. एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे वर्कलोड शिफ्ट कर सकते हैं। वापस बोलना, if I increase the rent and a scalable workload of silent tenant, silent का मतलब होता है रेजिलेंसी, साइलेंट मैंने अपने मन से जोड़ा हुआ है, साइलेंट रेजिलेंसी जैसा साउंड करता है। तो रेजिलेंसी का मतलब क्या हुआ? रेजिलेंसी का मतलब क्या हुआ? इनकेस में मल्टीपल बैकअप होते हैं, अगर एक बर्बाद हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन फेच डेटा फ्रॉम अनदर सर्वर। टेनेंट का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेनेंट? अरे टेनेंट का मतलब क्या है? इनकेस में एक टेनेंट नहीं होता, मल्टीपल टेनेंट्स होते। वापस से बोलना, इफ आई इंक्रीज द रेंट एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट, they will pay on demand, they will pay on demand. What is the meaning on demand? हमें क्लाउड के सर्विसेज जब चाहे तब आसानी से मिल जाती है, इसलिए हमें अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब ये जो टेक्निक है, इसने हमारे 7 पॉइंट्स को एज इट इज याद करवा के दिया। 1-2 बार जब मैं रोज रोज ये बोलूंगा, आपको ये टेक्निक्स याद हो जाएंगी।
डोंट वरी, इसको याद कैसे करवाना है मेरा काम है, पर पहले याद नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। क्या मैंने आपको टेक्निक याद करवाई? पहले नहीं। आई हैव टॉट यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। उसको समझाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अभी भी संभावना है कि आप ये पॉइंट्स भूल सकते हो, इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड अच्छी बात है। अगर आपको खुद ही करना है तो मैं आपको याद क्यों करवाऊं यार? मेरी जिम्मेदारी आपको सिर्फ समझाने की, याद करवाने की नहीं है। पर मैं सोच रहा हूं, जाने दो यार, बच्चा घर पे जाके पता नहीं याद नहीं किया, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। आपको अगर जानना है तो आप चाहो एग्जामिनेशन में ऐसे के पेपर देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। कमाल करते हो अब यार। चलो 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 भाई, कम ऑन, वापस से सारे पॉइंट्स एक बार बोलते हैं। आप सब लोग मेरे साथ में बोलना बगैर देखे। हमने साइलेंट टेनेंट की दो बातें बढ़ाना है, एक तो उसका नेटवर्क रेंज बढ़ा देना है और स्केलेबल वर्कलोड बनाना है। उसकी वजह से क्या करेगा वो? चुपचाप बेचारा डिमांड पे कर देगा। अब बोलो इंग्लिश में, इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंज एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट दे विल पे ऑन डिमांड। चलो वापस से सारे पॉइंट को रिवाइज करते हैं। इफ आई इंक्रीज द रेंट, कुछ नहीं है, इफ आई इंक्रीज द रेंट, किसका रेंट? नेटवर्क। तो अभी तक का इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंट में से एक ही पॉइंट हमारे काम का, वो है नेटवर्क। क्या है नेटवर्क का मतलब? नेटवर्क में हम लोग चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, किसी से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड को। इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंट एंड स्केलेबल, क्या क्लाउड स्केलेबल होता है? हाँ, क्लाउड की साइज कम ज्यादा होती है, वर्कलोड इधर से उधर जा सकता है। स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंट? रेजिलेंसी, यानी कि एक क्लाउड का डेटा खराब हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बैकअप से ले सकते हैं। साइलेंट टेनेंट, उनके इसमें एक टेनेंट नहीं है, मल्टीपल टेनेंट होते हैं ऑफ साइलेंट टेनेंट। दे विल पे ऑन डिमांड। पे मतलब क्या है? पे पर यूज, हमें उतना ही पे करना है जितना कि हमने यूज किया है। और ऑन डिमांड मतलब क्या? ऑन डिमांड मतलब हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर खुद की जरूरत नहीं, बिकॉज उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो रेडीली अवेलेबल होता है। हो गया हो गया हो गया। अब बता दो बच्चों, आर यू फीलिंग? हे गाइस, वेलकम बैक। हे गाइस, आर यू देयर? आपको ये पॉइंट्स याद आए कि नहीं आए? अरे भाई पॉइंट्स याद करो यार, मतलब मैं चाहता हूं कि आपका बर्डन क्लास में खत्म हो जाए, आप टेंशन ना लो। सिलेबस बराबर ऐसा खत्म करेंगे ना, आपको सब कुछ इधर ही खत्म हो जाएगा। आई होप इट इज डन। अगला प्रश्न करेंगे, चलो आ जाओ। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बात करें। विल टॉक अबाउट द एडवांटेज। क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज क्या है? देखो भाई, क्लाउड कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब उसके ऊपर वो चेपते रहेंगे, उसके एडवांटेज बताओ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, उसके टाइप बताओ। अरे आने तो, जो क्वेश्चन आना है बहुत आसान है, आपको थोड़ी ना डरना है। इट इज वेरी इजी फॉर अस। ओके, और ये मेमोरी ट्रेनिंग ऐसी चीज है ना, दो चार बार बोलने से, अभी कल मैं वापस से पूछूंगा, 2 दिन बाद वापस से पूछूंगा, क्योंकि हम लोग रोज रेगुलर क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव रिवीजन लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव? अब मैं 4 दिन हो गया तो मैं पहले 3 दिन का रिवाइज दूंगा। अब मैं 6th डे पे हो तो मैं 5 दिन का रिवीजन लूंगा, फिर 6 दिन में चालू करूंगा। अगर मैं 10वां दिन पढ़ा रहा हूं तो पहले 9 दिन का रिवीजन लूंगा। इस तरह से वो चीजें बार बार आती है तो आपको याद हो जाता है। डोंट वरी, मैं हूं ना। चलो बताओ बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला एडवांटेज है अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये बड़ा ही इसका मतलब अच्छा है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, स्टोरेज सर्विसेज आर शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल कस्टमर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बता दूं, एग्जांपल बात करेंगे, कोई एक चीज आपने खरीदी है और उसको बहुत लोग यूज करते हैं तो हम लोग कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे एग्जांपल, कोई हमने बैंक्वेट हॉल, शादी वाला हॉल चालू किया, तो जितनी शादियां लगेंगी तो बहुत अच्छी बात होगी, पूरा खर्चा इतनी शादियों से हम लोग कवर करेंगे। उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल की वजह से आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है वो। क्लाउड में होता क्या है ना, क्लाउड एक इंसान यूज नहीं करता। अगर वो एक ही इंसान यूज करता ना, इट वुड हैव बीन वेरी वेरी एक्सपेंसिव। क्लाउड बहुत काम की चीज है, पर हमें फिर भी सस्ते में मिलती है। वजह जानते हो? बिकॉज क्लाउड इज यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ कस्टमर्स टुगेदर। तो सारी कॉस्ट उनके माथे पे आ जाती है। यही क्लाउड का एक फायदा है। अदरवाइज इतने बड़े बड़े सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हमारी औकात भी नहीं, हम उनको खरीद भी नहीं सकते। पर आज चंद कुछ लाखों रुपए देके उनके करोड़ों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इतनी बड़ी इस्टेट है, हम लोग कुछ लाखों रुपए देके यूज कर रहे हैं। वैसे ही मोबाइल फोन का होता है। जियो के कार्ड्स आप जब लेते हो या एयरटेल आप जब लेते हो तो होता क्या, चंद 200-400 रुपए में आपको एक महीने का यूज करें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ, उन्होंने लगाया हुआ, जैसे कि मुकेश अंबानी ने 1.5 लाख करोड़ के केबल घुसेड़े, 1.5-2 लाख करोड़ लगाए और आपसे केवल 400 रुपए लेता है।
कैसे परवड़ता है उसको? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि उनका ये जो पैसा है ना वो बहुत लोगों में बंटवारा हो जाता है, एंड ड्यू टू विच दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू चार्ज वेरी हाई अमाउंट ऑन द कस्टमर। वैसे ही क्लाउड का होता है। तो क्लाउड वालों की वजह से क्या हुआ कि पूरी कॉस्टिंग जो है उनकी इतने लोगों में बढ़ जाती है, हमारे हिस्से पर थोड़ी सी अमाउंट आती है। ये उसका क्लाउड का पहला फायदा है, वही लिखा है यहां पे। In a cloud computing, computational resources, storage services are shared between multiple customers. समझ गए? This result in achieving efficient utilization of resources and that too at what? Reduced cost. इसका फायदा क्या हुआ? सारे लोग यूज भी करते हैं, एक ही रिसोर्सेस को लाखों लोग यूज भी करते हैं, और जिसके से कॉस्ट भी कम हो गया ये पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। वापस से वही बात है, अगर स्वप्निल पाटनी क्लासेस अगर अपना खुद का ही क्लाउड बना लेता तो दोस्तों आई वुड हैव स्पेंट वेरी वेरी हाई कॉस्ट। ये बड़े बड़े सर्वर, अगर मान लीजिए मेरी इच्छा हो मैं क्लाउड खुद बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक जगह लेना पड़ेगी, उसमें एसी लगाना पड़ेगी, पावर बैकअप, बिजली का बैकअप लाना पड़ेगा, मुझे कम से कम 2-5 करोड़ का एक सर्वर खरीदना पड़ेगा, एक इंजीनियर लगाना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी करने वाला इंजीनियर चाहिए, एक मेंटेनेंस करने वाला इंजीनियर चाहिए, 24/7 वहां पे एसी और 24/7 बिजली चलना चाहिए। तो सोचो बिजली का बिल भी कितना आएगा। इट विल बी सो कॉस्टली। आज ऐसे पब्लिक क्लाउड की वजह से क्या हो रहा है, अगर मैं सारे प्राइवेट क्लाउड, देखो दुनिया में 2 टाइप के क्लाउड, एक प्राइवेट क्लाउड, एक पब्लिक क्लाउड। अगर मैं अपना प्राइवेट क्लाउड बनाने जाऊंगा ना, इट विल बी वेरी कॉस्टली, हर चीज मुझे खुद को ही करना पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग करते क्या है भाई, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनका जो क्लाउड बनाया है वो कुछ रुपए देकर उसकी सर्विसेज को भाड़े पर लेते हैं, उसको कहते हैं रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। सोचो ना, अगर मैंने अपना खुद का ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया होता ना तो कितना ज्यादा पैसा लगता मुझे। वही लिखा है यहां पे, डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस विथ मिनिमल अपफ्रंट स्पेंडिंग। कुछ नहीं, 1-2 लाख रुपए देके, वो भी पे एज यू गो, आप जितना यूज करोगे उतना ही देना है। विद द इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन आईटी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग आईटी रिसोर्सेज। बहुत सारा पैसा आईटी को एक्वायर करने लगेगा। By using cloud computing, the organization can avoid purchasing hardware, software, license fee। समझा? इतना सब कुछ खरीदना जरूरी नहीं है, वो भी हमें कैसे पैसे देना है, जितना हम यूज करेंगे उसका सिर्फ रेंट देना है। जैसे आपको मैंने 2-3 लाख रुपए बताया। सोचो अगर ऐसा AWS नहीं होता और मैं अपना खुद का लाइव स्ट्रीमिंग चालू करता, शायद से मैं कर ही नहीं पाता, और कर भी देता तो वो इतना अच्छा नहीं चलता, और अगर अच्छा चलता भी तो इट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली। मोर वर्क क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स आर पेड ऑन द बेस ऑफ एक्चुअल यूसेज। और जो भी क्लाउड है जैसे कि AWS है, उनको हम लोग कितना देते हैं, जितना हम लोग एक्चुअल में यूज करते हैं, हमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए फायदे की बात है। ओके गाइस, ओके आगे बढ़ते। ओके, ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। क्या लिखा है? क्लाउड पर जब आपका बिजनेस आ जाता है ना, आपका धंधा दुनिया में कहीं से भी चलने लगता है। यानी कि सोचिए, बिग बाजार डीमार्ट ने जिस एरिया में ब्रांच खोला, उसी ब्रांच के लोग ही उसका माल परचेस कर पाते हैं। पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट, जब उनकी फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कोई क्लाउड पर आती है ना, it becomes accessible from anywhere in the world and they're getting customers from anywhere in the world. Like swapnilpatni.com is available on cloud. That's why data and that's why the pen drives and books are bought by anywhere in the world. यही तो लिख रहे हैं यहाँ पे, people worldwide can access, people worldwide can access, पूरी दुनिया में लोग इनको कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, मुझे आपको दिखाना है। क्या बोलना चाहता हूं मैं? स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। आर यू देयर गाइस? कम ऑन। CA फाइनल लॉ के हो या किसी के भी डाउट हो, आपको वेबसाइट पे आस्क मी डाउट बोल के एक टैब दिया होता है, आप वहां पे डाल सकते हो। 24 घंटे में आपका जो है ये आपको मिल जाता है। कोई स्टूडेंट मुझे पूछ रहा है कि अगर आपको डाउट पूछना है तो कैसे पूछना, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे एक फैकल्टी डाउट्स बोल के होता है,
आपको कभी भी लगे कि क्लास में कोई डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आजमा के देखियो, 24 घंटों के अंदर आपके डाउट का जवाब आपको मिलेगा। आपको सिर्फ यहां पे क्लिक करना है और यहां पे आने के बाद में ये डेटा पूरी तरह से क्लाउड पर जाता है। और ये क्लाउड पे देखो, यहां पे आंसर 1 है, व्यू 4 है, देखो हर कोई चीज का आंसर यहां पे दिया हुआ है। ये जितना भी चीज है, ये देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये जो लिखा है इसका, ये यहां पे आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि देखो 126 पेज का डाउट यहां पे है। बहुत लोग डाउट पूछते हैं, उनका जवाब यहां पे मिल जाता है हमको। तो आपने देखा होगा ये जो लिखा है यहां पे, देखो यहां पे किसी ने 14 घंटे पहले डाउट पूछा था, 11 घंटे पहले उसका जवाब आ चुका है। Everybody got it? I hope you are understanding what I'm saying. So whether it is the doubt of EIS, SM, FM, ECO or CFNLO, whatever it is, आपको जब भी डाउट है आप यहां पे आए, आपके डाउट वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो डाउट के बारे में चिंता न करें। आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, यहां पे आप लगातार जब भी आपको डाउट आए डाउट डालते रहेगा, 24 घंटों के अंदर उसका जवाब वहां पे आ जाता है। डाउट कितने बार पूछना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने बार भी आपको पूछना है डाउट पूछ सकते हो। ओके, बहुत अच्छा किया, सवाल भी पूछ लिया आपने और मैंने आपको बता भी दिया उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। अभी जो मैंने डाउट के बारे में बोला, डोंट यू थिंक डाउट इज अ प्रोसेस फॉर एसपीसी? वो डाउट की प्रोसेस कितनी स्ट्रीमलाइन हो गई। सर हम लोग जब डाउट लिखते हो, डाउट जाता कहां है? आप लिखते हो डाउट, वो डाउट जाता क्लाउड पे, फिर मेरे जो टेक्निकल स्टाफ है उसको देखते हैं और उसका जवाब वहां पे देते हैं, या हमारे फैकल्टीज को देखते हैं जवाब देते हैं, या मैं देखता हूं उसको जवाब देते हैं। हम सबको उसका एक्सेस है। कैसे मिलता है? बिकॉज आपने डाउट लिखा हो, डाउट गया क्लाउड पे, हमें क्लाउड का एक्सेस दिया है एंड वी आर एबल टू एक्सेस इट। इसका मतलब डाउट का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हुआ। नॉट ओनली दैट दोस्तों, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे देखो ट्रैक ऑर्डर्स। किसी ने प्रोडक्ट परचेस किया, नाउ ही वांट्स टू नो, अरे मेरा जो ऑर्डर है अब तक आया क्यों नहीं? तो ही हैज टू एंटर हिज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो सर्च करके उसको पूरा अपना ऑर्डर ट्रैक होता है। यानी कि हमने ऑर्डर ट्रैकिंग के इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्लाउड। हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा जिनका हमने डेटा भिजवाया है, जिनका पेन ड्राइव हमने भिजवाया है, उनका डेटा क्लाउड पर डालते हैं। आप जब लिखते हो तो आपका डेटा क्लाउड पर जाके मैच होता है, उधर से आंसर आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने अपने बिजनेस के डाउट वाली प्रोसेस, ट्रैक वाली प्रोसेस और बहुत सारी प्रोसेसेस हमने ऑटोमेटेड करवा दी है, स्ट्रीमलाइन करवा दी है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड। सो प्लीज जरूर लिखिए एग्जांपल एसपीसी और एग्जांपल लिखिए वहां पे। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस के 2 एग्जांपल लिखिए आपने, ट्रैक ऑर्डर और डाउट सॉल्विंग। ट्रैक ऑर्डर एंड डाउट सॉल्विंग 2 एग्जांपल आपने स्ट्रीमलाइन में लिखना है। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस। स्ट्रीमलाइन मतलब बेटा अच्छा हो जाना। स्ट्रीमलाइन यानी कि उसको नियोजित कर देना, मराठी में बोलते हैं उसको सुरळित कर देना। अभी कैसे बोलूं मैं, उसका नियोजन बराबर से कर देना। ऐसे रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। अभी ये पॉइंट अभी हमने लिखा कि नहीं? अब आप मुझे बताएंगे कैपिटल कॉस्ट की हमें क्यों जरूरत नहीं? क्या हमें ऐसे बड़े बड़े खुद को सर्वर परचेस करने की जरूरत है? जी नहीं। आज ही हमने आपको यहां पे कुछ डेटा दिखाया था। क्या आप मुझे बताओ, क्या ऐसे बड़े बड़े सर्वर लेने की हमें जरूरत है? क्या ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क सिस्टम की हमें जरूरत है? जी नहीं। मुझे बताओ, इस स्वप्निल पार्टी और वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू टेक द नेम, if they want to avail the services cloud, are they required to buy all this? No, they are not supposed to buy computer, they are not supposed to buy hardware, network, anything. सिर्फ पैसे का रेंट देना है, रेंट दे दो, आनंद उठाओ, कुछ नहीं करना। You don't have to spend much on the capital infrastructure. Do not do the capital investment, do the operational expenses. समझ में आ रहा है कि जो अकाउंट्स के बच्चे कैपिटल नहीं करेंगे, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, सिर्फ जो हर महीने का किराया आएगा उतना देना है, बस दैट्स इट। समझ में आपको? लिखो,
वहां पे आपको लिखना है रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप क्या करो, रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट नाम से वहां पे पॉइंट लिखो ई, और एक स्टिकी नोट पे जब मैं आपको लिखवाने लगाऊंगा ना, आप स्टिकी नोट पे लेना, और जब आपकी बुक आ जाएंगी वो सारी स्टिकी नोट उस जगह पे रिस्पेक्टिव जगह पे डाल देना, तो आपको डबल डबल लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, कल ही मैंने आपको अनाउंस किया था कि आपके इसमें स्टिकी नोट होना जरूरी है। और जिनके इसमें बुक आ चुकी है वहां पे लिखना चालू कर दे। रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, क्या लिखेंगे आप उसका मतलब, क्या लिखा आपने उसका मतलब, लिखा वहां पे मतलब ये है एसपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू परचेस, एसपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू परचेस बिग हार्डवेयर, कॉमा सॉफ्टवेयर्स, कॉमा नेटवर्क एक्सेट्रा। इट जस्ट हैव टू पे रेंटल अमाउंट, भाड़ा देना है बस, किराया देना है बस। बड़े बड़े सर्वर ले रेंट पे ले सकते हैं, कोई बात नहीं। कहां लिखे, वापस से बोलूं, पॉइंट नंबर 5 का आंसर है, तो आपने स्टिकी नोट में ई पॉइंट लिखना है और उसका स्टिकी नोट पे ई लिख के उसके बारे में लिखना है। फिर जब आपकी बुक मिलेगी आपने उस स्टिकी नोट को उठा के वहां पे चिपका देना है। और अगर आपको लगता है स्टिकी नोट भी आपके पास नहीं तो आप क्या करो, नोटबुक पे लिखना चालू करो पॉइंट ई बोलकर, तो जब आपकी बुक आ जाएगी तो वहां पे लिख देना, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इजी। हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे, यानी हम लोग यूट्यूब के, जो यूट्यूब का क्लाउड है, दुनिया की कोई भी वेबसाइट या गूगल ड्राइव या हम लोग ड्रॉप बॉक्स या फिर मान लो अमेजॉन, AWS या फिर swapnilpatni.com या फिर गाना.com या सावन की बात करें, ये जितना भी एग्जाम्पल हमने क्लाउड में पढ़ा है, हम सब एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं सारे एग्जाम्पल को अभी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग जो क्लास अभी चल रही है हमारी, वो भी इसी की वजह से चल रही है। अगर आपको इतने सारे एग्जांपल्स पता है तो बताओ इजी एक्सेस है कि नहीं, इजी एक्सेस है या नहीं है। अंडरलाइन द वर्ड एनीवेयर एनी टाइम, दैट्स इट, कम ऑन। कैन आई एक्सेस यूट्यूब फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, कैन आई एक्सेस एनी वेबसाइट। अगर मान लीजिए मेरी इच्छा हो रही है अभी मुझे ये कुछ भी लगाना है, देखो ये मैंने यहां पे क्लिक किया और मुझे लगता है कि कुछ भी ये गाना यहां पे देखना है, अभी मैं ये देखना है, देखो ये आ गया। गाना एनीवेयर देख सकते हैं, हाँ, एनी टाइम देख सकते हैं, जी हाँ। सुशांत सिंह की याद में आप ये गाना कभी भी देख सकते हो। परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, वही तो लिख रहा है भाई, एक्सेसिबिलिटी है, इजी एक्सेस है, वही लिख रहा है वापस से। परवेसिव मतलब क्या हुआ, वापस से उनको इजी एक्सेस है, आसानी से देख सकते हैं। अब वापस बोल रहे हैं एनीवेयर एनी टाइम देख सकते हैं, कुछ भी बात नहीं, मतलब तो एक ही था। आगे बढ़ेंगे, बैकअप। आपको जवाब देना है दोस्तों कि क्लाउड के अंदर बैकअप होता है। सब एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल बैकअप लेते हैं। इन केस वन सर्वर इज डाउन, नो वरी, यूजर कैन एक्सेस द सेम डेटा फ्रॉम अदर सर्वर, इवन इफ दैट सर्वर इज नॉट वर्किंग, नो वरी, द डेटा कैन बी फेच्ड फ्रॉम another server. It is the habit of all the cloud computing company to maintain multiple backup. सोचो ना किसी सिटी बैंक, SBI बैंक ने और किसी ICICI बैंक ने GoDaddy पे डेटा रख दिया और GoDaddy को आग लग गई। अरे दोस्तों, बैंक का सब डेटा उड़ जाएगा और कभी GoDaddy को, बैंक को कभी समझेगा ही नहीं किसने कितने पैसे जमा करवाए थे, किसने कितना लेंड किया था, किसने कितना डिपॉजिट किया था, कुछ समझेगा नहीं। इसलिए दोस्तों, बड़ी बड़ी बैंक तक डेटा अगर क्लाउड पर है तो क्लाउड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ बैकअप. Real time backup are required to be maintained. I hope you understand. Okay, तो I think ये आ गया आपके दिमाग में. It is relatively much easier to take backup, लिखा है यहाँ पे. Backup and restore data, even if one hard disk fails, अगर एक will continue to be available automatically from another one. एक हार्ड डिस्क फेल हुई कोई बात नहीं, आप दूसरे से रिकवर कर सकते हो. मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, ओए होए,
क्लाउड की वजह से आप पूरा प्रोजेक्ट आसानी से मॉनिटर कर सकते हो। ऐसा नहीं सर, कैसे क्लाउड की वजह से? अरे बच्चों सोचो ना, अगर मेरे पास भी ई कॉमर्स नहीं होता और इंडिया में 100 जगह पे मेरी ब्रांचेस होती, तो 100 जगह पे कंट्रोल लाना कितना डिफिकल्ट होता। अब आज मैंने क्या किया, ये फिजिकल शॉप खोलने के बदले मैंने ऑनलाइन ई कॉमर्स की एक ही वेबसाइट चालू कर दी। अब आपको नहीं लगता सारे ट्रांजैक्शन एक ही वेबसाइट पे हुआ, तो उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। इसलिए इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मल्टीपल लोकेशन, इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर मी टू मॉनिटर ओनली वन वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट क्लाउड पे आ जाएगी और उस वहां सारे लोग वहीं से बाय करेंगे। तो मुझे 100 जगह पे ब्रांचेस खोल के दिमाग पे माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। आई कैन हैव अ कंट्रोल फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेंटर। तो इसे लिखा है यहां पे, हम प्रोजेक्ट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ओके ओके, अंडरस्टूड गाइस, अंडरस्टूड एवरीवन। ओके ओके, आप मुझे बताओ, यहां पे लिखा है लेस पर्सोनल ट्रेनिंग इज नीडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? पर्सोनल, लोगों को ट्रेन करते। भाई देखो, मेरे ऑफिस में जो लोग वेबसाइट यूज करते हैं और जो मेरे स्टूडेंट वेबसाइट करते हैं ना यूज, उनको किसी को क्लाउड की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लाउड के अंदर डेटा रखने के लिए जो वेबसाइट है वो बहुत ही आसान होती है। हम जैसे लोगों को और आप जैसे लोगों को क्लाउड में डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, उसका बैकअप कैसे ले होंगे, कैसे टेक्नोलॉजी से उधर जा रहा हूंगा, क्या नेटवर्किंग चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसका नॉलेज हमें होना जरूरी नहीं। हमने पैसे दिए ना उतना ही, हमारे पास पैसा चाहिए, नॉलेज होने की जरूरत नहीं है साहब। हमें क्लाउड चलाने के लिए हमें खुद को बहुत ट्रेनिंग लेने की। अरे कितना इजी, यूट्यूब चलाने के लिए आज तक कभी ट्रेनिंग ली क्या आपने? फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने के लिए ट्रेनिंग ली क्या आपने? नहीं ली ना। इसका मतलब क्या क्लाउड इजी है ना? गूगल चलाने के लिए ट्रेनिंग लेते हो क्या आप? नहीं ना। किसी अमेजॉन जैसी वेबसाइट चलाने के लिए ट्रेनिंग लेते हो क्या आप? नहीं ना। वही तो बोल रहा हूं ना, क्लाउड यूजर को टेंशन नहीं है, यूजर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन, उनको सिर्फ यूज करते आना चाहिए नॉर्मल। बाकी सब डेटा कॉम्प्लिकेशन जो होगा वो लोग वो सब मैनेज करेंगे एडब्ल्यूएस वाले। हमें ट्रेनिंग, समझ गया? लिखो, बिकॉज यहां पे लिखो, यहां लिखा देखो, यहां पे लिखना है आपको, एग्जाम्पल फेसबुक इंस्टाग्राम, अमेजॉन, are so user friendly, are so user friendly, are so user friendly, are so user friendly. Special training is not needed. J पॉइंट का मतलब है स्पेशल ट्रेनिंग इज नॉट नीडेड. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंस. और ऐसा मसा दोस्तों, मैंने जब मेरे देखो इंडिया में 160 ब्रांचेस है जहां पे लोग मेरे फ्रेंचाइजी वाले फ्रेंचाइजी चलाते हैं. मैंने एक बार सॉफ्टवेयर जब बनाया एडमिशन का, आई आस्क्ड माय डेवलपर व्हाट विल बी द कॉस्ट. ही सेड द सॉफ्टवेयर कॉस्ट विल बी ऑफ 5 lakhs. देन आई थॉट 160 ब्रांचेस 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 करोड़ तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन में चले जाएंगे. और मैंने सोचा इतने हर जगह पे जा जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, इट विल बी सो टाइम कंज्यूमिंग, 1-2 साल तो इसमें लग जाएंगे. आई आस्क्ड माय डेवलपर, भाई साहब कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा. ही सेड ओनली 5 lakhs रुपीज, और वो भी 2 दिन में हो जाएगा. मैंने कहा इतनी जगह पे इंस्टॉल करना सिर्फ 5 लाख में कैसे हो जाएगा, कितने सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेंगे. वो बोले दुनिया में क्लाउड नहीं होता ना, आई वुड हैव गॉन टू ईच एंड एवरी लोकेशन टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, बट विद द हेल्प ऑफ क्लाउड वी जस्ट हैव टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली एट AWS. एक ही जगह पे डालना पड़ेगा और वहां से सारे फ्रेंचाइजी को दिखते रहेगा. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यानी कि दोस्तों यहां पे क्लाउड है और यहां पे सॉफ्टवेयर डालने के बाद में वो इंडिया के हर ब्रांच को यहां से दिखते रहेगा, हर जगह पे दिखते रहेगा, हर जगह पे अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत. एक बार
एक बार अगर आपने यहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया तो ये क्लाउड पर कर दिया, इट बिकम्स एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. यू डोंट हैव टू इंस्टॉल द सेम सॉफ्टवेयर एट डिफरेंट लोकेशंस. You just have to install software at only one location, and this is how you are able to reduce the efforts as well as cost. लिखिए वहां पे साहब, लिखो वहां पे जो मैंने क्या बोला, लिखो वहां पे मैंने क्या बोला. एसपीसी मैं आपको लाइसेंस की बात कर रहा हूं. एसपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल. के पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. SPC is not required to install, not required to install, not required to install SPC is not required to install software at multiple location. Software at multiple location. If software is uploaded on cloud, it will be accessible to all the branches. It will be accessible to all the branches. Right? Chalo. Fine guys, come on, let's start. चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है लोड बैलेंस, और लास्ट का पॉइंट है इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी. 2 ही पॉइंट बाकी. बस देखो ऐसे क्या करता है मालूम है, एक कॉन्सेप्ट बताता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, उसके टाइप. क्लाउड ही क्लाउड चल रहा है. अब उसके क्लाउड का और एक पॉइंट है लोड बैलेंस. वो लोड बैलेंस कैसे होता है, अगर यार कम ऑन बहुत इजी है. ऑफर लोड बैलेंसिंग. अगर वन सर्वर हैज बिकम वेरी मच ओवरलोडेड, द डेटा ऑफ वन सर्वर कैन बी शिफ्टेड टू अनदर सर्वर, उसको बोलते हैं लोड बैलेंस करना. जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं यहां पे. अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि ये 2 सर्वर है, ना ना ना, ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, और अगर बहुत ज्यादा डेटा यहां पे स्टोर होने लगा तो व्हाट दे डू इज, अगर मान लो यहां से लोग सिर्फ यहां से ही डेटा ले रहे हैं, यहां से ही ले रहे हैं, यहां से ही ले रहे हैं, यहां से ही ले रहे हैं, एंड दिस सर्वर हैज बिकम ओवरबर्डन्ड. तो क्या करेंगे क्लाउड में मालूम है, कुछ लोगों को इधर से शिफ्ट करवाएंगे. उसको लोड बैलेंस. मान लीजिए गूगल पे बहुत सारे लोग आ गए और सारे लोग इसी से ही एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, ट्रैफिक को मूव करवाते हैं. तो द ट्रैफिक विल बी मूव्ड फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, ताकि आप क्या होगा, लोड बैलेंस हो जाएगा. कुछ इस सर्वर पे लोड आएगा, कुछ उस सर्वर पे. सर्वर का मतलब क्या होता है, बड़े कंप्यूटर जो सर्व करते, सर्व करने वाला सर्वर. हम कौन है, हम मांगने वाले. दे दो बाबा, दे दो दे दो. हमारा कंप्यूटर बोलता है दे दो. हम सिर्फ देने, हम सिर्फ मांगते हैं और वो सिर्फ देता. हम मांगते, वो देता. हम मांगते, हम बोलता खैरियत पूछो. ये गाना हमने मांगा, सर्वर वो देता है. यूट्यूब का सर्वर देता. यूट्यूब के कंप्यूटर जो उसका नाम सर्वर की, वो सर्व कर रहा है, इसका नाम सर्वर है. ओके गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कम ऑन. लोड बैलेंस समझा? लोड बैलेंस का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे लोड शिफ्ट हो सकता है. इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी. अरे यार फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इट कैन बी चेंज एज पर आवर रिक्वायरमेंट. यहां पे लिखिए मेक फास्ट चेंजेस इन आवर वर्क एनवायरनमेंट विदाउट सीरियस इश्यूज. समझा? अगर सोचिए, अगर सारे के सारे सर्वर हमारे पास होते हैं, सारे बड़े बड़े, और उसमें अगर मान लीजिए ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, तो बहुत दिमाग को टेंशन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है. आजकल क्लाउड तो आसानी से जो है वो AWS के और सारे बड़े बड़े कंपनीज के अवेलेबल है. अगर आपको लगता है 5 GB का नहीं चाहिए, 50 GB का चाहिए, 10 GB का रैम नहीं चाहिए, आपको 50 GB का रैम चाहिए, आपको प्रोसेसर 7 नहीं चाहिए, प्रोसेसर 10 चाहिए, अरे इट हैज बिकम वेरी इजी. आपको विंडो नहीं चाहिए, आपको एंड्रॉइड चाहिए, अरे भाई उनको सिर्फ बोलो, वो सब आपके लिए करेंगे. इट हैज बिकम वेरी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब होता है इट चेंजेस एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट.
फ्लेक्सिबल का मतलब होता है इट चेंजेस एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट गाइस। इसीलिए क्लाउड को यूज करते समय कोई भी टेंशन नहीं आता, क्योंकि वो अपने जरूरतों के मुताबिक चेंज होता है। हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हुई, हमें उसके अंदर स्पीड बढ़ाना है, उसके प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाना है, उसके साइज को बढ़ाना, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। लिखो इट चेंजेस एज पर रिक्वायरमेंट, इट चेंजेस। आज आपने किसी ने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया, आपको पसंद नहीं है, जरूर लाइक करें यार, लाइक ठोको, पहले लाइक ठोको, ढोक लो। अगर आपको अच्छा तो आपने लाइक करना चाहिए लेक्चर को, कमाल करते हो। आपका लाइक मेरे लिए कितना मोटिवेशन बढ़ा, आपको मेरा एनर्जी बढ़ जाता है इधर। कमान क्लिक करो लाइक पे। अगर आपको अगर लाइक करते हो इट गिव्स मी लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू वर्क हार्डर। कमान गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी इसका मतलब क्या, इट चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, है ना, वो अपने यूजर के हिसाब से चेंज हो जाता है। इसी के साथ में दोस्तों आपने देखा होगा कि सारे के सारे हमारे एडवांटेजेस खत्म हो गए। एक बार सारे एडवांटेज को मैं गो थ्रू कर लेता हूं, एक बार याद कर लेते हैं हम लोग इसको। याद मतलब आज पॉइंट्स नहीं, आज सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स का मीनिंग याद कर लेता हूं, कल सारे पॉइंट्स याद कर, बिकॉज़ आज इतना वक्त नहीं कि मैं आपको पॉइंट्स भी याद करवा दूं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स भी याद किए और अंडर का मैटर भी। आप बता देखते कितने लोगों को याद है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या, देखो आपको रिकॉल करना है। हेडिंग पढ़ा तो अपने मन से पूछना क्या बोला सर ने, इसका मतलब सर ने जियो का एग्जांपल दिया था। जियो इतना महंगा फिर भी हमें सस्ते में मिलता है। क्लाउड का भी वैसा बहुत महंगा है पर हमें सस्ते में मिलता है बिकॉज की कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। फिर आपने क्या बोला, रिड्यूस स्पेंडिंग टेक्निकल। हमें एसपीसी को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने की जरूरत क्यों नहीं भाई। आई डोंट हैव टू परचेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ मुझे परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी लिया है, मुझे सिर्फ रेंटल तो पे करना है। तीसरी बात, ग्लोबलाइज क्यों कहते हैं, क्यों भाई ग्लोबलाइज क्लाउड, अरे भाई क्लाउड एग्जांपल अमेजॉन की वेबसाइट क्लाउड पर है, एग्जांपल लिखो ग्लोबलाइज का अमेजॉन की वेबसाइट क्लाउड पर है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट क्लाउड पर है, इट बिकम्स एक्सेसिबल टू एनीवन इन द वर्ल्ड। तो आपका जैसे क्लाउड पे बिजनेस आता है वो दुनिया में सबको अवेलेबल हो जाता है। चौथी बात, स्ट्रीमलाइन के लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, आपने लिखे भी होंगे, ट्रैक ऑर्डर एंड डाउट्स। ये ऐसे बड़े बड़े प्रोसेसेस क्लाउड की वजह से ऑटोमेट हो जाती है, स्ट्रीमलाइन अच्छे से होती है, सुयोजित हो जाती है। रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ता है। कैपिटल में बड़े बड़े सर्वर में, टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में, नेटवर्क में पैसे घलाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने घला के रखे, आपको सिर्फ केवल रेंट देना है। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अरे यार बहुत आसानी से मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी, और वो भी बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, दुनिया में एनीवेयर एनी टाइम कहीं से भी एक्सेसिबिलिटी मिलती है। बैकअप, वो लोग एक नहीं मल्टीपल बैकअप लिखते हैं, ना कि सिर्फ बैकअप लेते हैं, इमरजेंसी के केस में बैकअप से डेटा रिकवर भी हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा डेटा चला गया। मॉनिटर प्रोजेक्ट, दोस्तों बताओ अगर मैंने हर जगह पे फिजिकल शॉप डीमार्ट जैसी खोल के रखी होती तो कितना सारा टेंशन बढ़ता। पर सोचो अगर मान ली मैंने ई कॉमर्स की एक ही वेबसाइट लगाई तो इतनी जगह पे मुझे मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं। वेबसाइट खोल दिया मैंने एक जगह पे क्लाउड पर, तो एक ही जगह से मॉनिटरिंग करना है, तो इसलिए मॉनिटरिंग करना क्लाउड के से बहुत ही आसान हो जाता है। उसके अंदर बताओ पर्सनल ट्रेनिंग के एग्जांपल लिखा आपने, गूगल फेसबुक को यूज करने के लिए थोड़ी ना ट्रेनिंग लगती है। आजकल क्लाउड के ऊपर जो एप्लीकेशन स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी ना होती है। मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर का खर्चा कैसे कम होगा। एसपीसी के पास में 160 ब्रांचेस है, तो जरूरी नहीं कि 160 ब्रांचेस पर सॉफ्टवेयर लगाना जरूरी है। बोलो भाई, एसपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एट व्हाट 160 लोकेशन। उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर कहां पे लगाना है, क्लाउड पर लगाना है। क्लाउड पर सॉफ्टवेयर लगा दो, वो दुनिया में सबको वैसे भी दिखेगा। और कल चेक के उसको अपडेट भी करना है ना, तो एक ही जगह पे अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि इंस्टॉलेशन का खर्चा भी एक ही बार करना है और अपडेट भी करना तो वही एक जगह पे करना, तो खर्चा भी कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लोड बैलेंसिंग, क्या एक सर्वर का डेटा दूसरे सर्वर पे शिफ्ट कर सकते हैं, एक सर्वर का लोड दूसरे सर्वर पे शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, उसको लोड बैलेंसिंग कहते हैं। और इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, अरे कितने बार कहा रहे हैं, अपने बिजनेस का रिक्वायरमेंट जैसे चेंज हुआ ना, क्लाउड वाले अपना रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। हो गया, यही तो मैं आपसे कह रहा था। एवरीबॉडी, अरे बोलो ना भाई, कम ऑन सर, ये सारे पॉइंट्स याद करवा देंगे आज नहीं, अभी आज बहुत टाइम हो गया ना। आज मैं 15 मिनट में एक नया कॉन्सेप्ट ले रहा हूं जो इतना आसान है ना और इतना मजा आने वाला है। सर भी क्लाउड के 2-3 क्वेश्चन और बचे, तो क्या करेंगे आप, क्लाउड के 2 क्वेश्चन बचे हैं, टाइप्स और वो सब कुछ बचा है। सर वो कब पढ़ाएंगे, वो कल पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी क्लाउड बहुत हो गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक नया फ्रेश कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 15 मिनट में खत्म होगा, क्लास खत्म हो जाएगी 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है। आर यू रेडी गाइस, कम ऑन, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रेडी दोस्तों, आपने कभी कभी सुना होगा, आजकल अभी मैं चालू कर रहा हूं, अभी थोड़ा वेट नहीं कर सकता, प्लीज वेट नहीं कर सकता, 15 मिनट का ही मौका मेरे पास है। आपने दोस्तों सुना होगा, whenever computer behaves like human being, when computer can think, talk, walk, जब कंप्यूटर इंसानों जैसा सोचता है, बोलता है,
चलता है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल रोबोट्स। आपके पास कौन सा है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? आपके पास नेचुरल इंटेलिजेंस। हमारे पास विरासत में भगवान ने जो ब्रेन दिया है उसका नाम है नेचुरल। पर जो दोस्तों इंसानों ने इंसानों जैसा जो ब्रेन बना दिया उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दोस्तों आओ ऐसे ही एक रोबोट की बात करें जिसका नाम है सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अंजाम है मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दुनिया फिलहाल है। Okay, here she is. I've never had ये And I am the एक latest रोबोट है जिसको महिलाओं का रूप दिया है जिसका नाम है सोफिया। ये इंसान नहीं है, ये रोबोट है, पर बात इंसानों जैसा करती है। यहां तक कि इंसान उसको सवाल पूछते हैं, उसका जवाब इंसान क्या देंगे उससे भी अच्छा देती है, कभी कभी मुस्कुराती भी है। और दोस्तों ये अपने आप में एक अजूबा है। दोस्तों इंसान नहीं है पर काम इंसानों जैसा। देखिए and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at Future Investment Initiative are interested in वो बंदा उसका इंटरव्यू ले रहा है और वो जवाब दे रही है। सोचो कितने अनस्ट्रक्चर्ड सवाल पूछ रहा होगा फिर भी वो जवाब दे पा रही है। inviting in future initiatives. We're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective ये वहां के उसको सिटीजनशिप मिला है, उसकी वोटिंग भी करती है, वोट करती है, भाई सिटीजन है वहां की वो। देखो उसको सवाल पूछ रहा है वो जवाब दे रही है। about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something, That's impressive. or if something has upset me. देखो कैसा चेहरा कर रही है, देखो 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 कैसा सैड चेहरा बना रही है। उसको एक्सप्रेशन भी आते हैं, जरा देखो उसका चेहरा कैसा हो गया। अरे भाई इंसान का रूप है ये। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कम ऑन गाइस, आपने कभी अपने मोबाइल में, चलो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको अपने मोबाइल पे भी आप खुद ट्राई कर सकते हो। आपने कभी अपने मोबाइल पे गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल किया होगा। चलो मैं गूगल असिस्टेंट से बात करता हूं। कैन आई नो व्हाट्स योर नेम? The Google Assistant, I like thing, okay. Can you be my girlfriend? What do you think? Would you like me to give you a nickname? मैं उससे कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ, थोड़ा सा छिछोरा सवाल पूछता हूँ। Will you marry me? This is one of those things we both have to agree on. I prefer to keep our relationship friendly. बोलती है मैं आपसे दोस्ती रखूंगी, शादी नहीं। ओके चलो और कुछ सवाल पूछते हैं। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? I'm happy to say I feel whole all on my own. Presently, the only thing I have a strong connection to is the Wi-Fi. Oh really, baby? Okay, wait. Now I'm going to ask you a very difficult question. What is your qualification? According to workcron.com, Houston Chronicle. Examples of qualifications. चलो जानते अभी काम करते उसको कुछ गाना बजाने बोलते हैं। सर ये क्या है, ये क्या चल रहा है? गूगल असिस्टेंट तो हमारे फोन पे भी, यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो आपका असिस्टेंट बन चुका है। According to analytics. चलो मैं उसको एक सवाल पूछता हूं। प्लीज प्ले सम सॉन्ग ऑफ हनी सिंह। Okay, which app do you want to use? Oh, but which app do you want to use? गाना। Okay, here's a Ghana playlist called Best of Yo-Yo Honey Singh. देखो मेरे सामने उसने हनी सिंह के गाने खोल के रख दिए। देखो प्लीज प्ले एनी ऑफ द सॉन्ग।
दोस्तों आप सभी ने देखा, अब उसको मैं पूछता हूं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट, टेल मी द नियरेस्ट हॉस्पिटल. I found a few hospitals near you. Make sure that you check the COVID-19 advisory before you go. Can you please take my appointment in Sahyadri Hospital? I found a few Sahyadri hospital locations near you. Make sure that you check the COVID-19 advisory before you go. Please take my appointment in Sahyadri Hospital. I found a few Sahyadri hospital locations near you. अभी तक ये इंडिया में एक्टिवेट नहीं किया उन्होंने, पर अभी काफी कुछ तो हुआ है. अगर मैं आपसे एक थोड़ा सा एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसका नाम है, आपने सुंदर पिचाई को कभी देखा होगा. सुंदर पिचाई जो इंडिया के, तमिलनाडु के, हमें गर्व है ऐसे इंसान पे जो इंडिया का है और जो सीईओ है गूगल का. सुंदर पिचाई ऑन गूगल असिस्टेंट. ये आपको पता है इसी बंदे का निर्माण है. यही है गूगल क्रोम का निर्माता, यही है गूगल असिस्टेंट का निर्माता जिसने ये सब कुछ बनाया हुआ है. Only genuine medicines, G. It's 1 mg. The progress of the assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things. Working hard to help users to businesses. They want to make you a haircut appointment. अब जिस बंदे ने, मैं जो बोल रहा था ना अपॉइंटमेंट लो, अब देखो अपॉइंटमेंट लेके बता रहा, वहां पे एक्टिवेट हुआ है सर्विसेज. देखो कैसे गूगल असिस्टेंट इनकी मदद कर रहा है. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. अक्सर ये काम हमारा पर्सनल सेक्रेटरी करती है, उसका अपॉइंटमेंट ले ले, ये चेक कर ले, देख तो हॉस्पिटल कौन सा है, आप बजा ये गाना बजा दे. ये काम एक इंसान करता है. आज ये काम इंसान नहीं, गूगल असिस्टेंट कर रहा है. कम ऑन चेक इट आउट. On Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hi, how can I help you? Hi, I'm calling to get a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैजिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी जगहों पर यूज होता है आजकल, यहां तक कि हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पर भी, अमेजॉन पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं. हम जिन प्रोडक्ट को सर्च करते हैं वो हमें एनालाइज करता है कि हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं और वो हमें उसी मुताबिक प्रोडक्ट दिखाता है. अगर हम लोग हमेशा ही अगर अमेजॉन पे जाके कुछ पर्टिकुलर चीजें देखते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपने लैपटॉप से वहां पे पहुंचते तो उन्हीं चीजों को पहले वो शो करता है. वो हमारे चीजों को एनालिसिस करता है. मान लो फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाके कोई आई वाज सर्चिंग अबाउट टी शर्ट, तो जब भी गूगल पे जब जाता तो गूगल क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके देखता है कि हम लोग जनरली क्या सर्च कर रहे हैं. तो अगर मैंने वहां पे सर्च किया कि इट इज ये है वो है, कुछ भी मैंने सर्च किया, तो मैं जब अमेजॉन पे जाता हूं ना, तो अमेजॉन पे मुझे जो, अगर मैंने टी शर्ट अगर गूगल पे सर्च किया तो अमेजॉन पे मुझे पहले वो टी शर्ट की एड दिखाता है. इट इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आपने गेम ऑफ चेस देखा होगा, इट इज ऑल्सो नथिंग बट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे मैं खेलता हूं, वो खेलता है, वो खेलता है, मैं खेलता हूं, बड़ी बात नहीं है, पर वो खेलता है, बड़ी बात है. आज तक आपने कंप्यूटर, और अगर आप चाहे तो हम लोग ऑनलाइन चेस का गेम खेल सकते हैं. यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ. पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का
आप अगर देख रहे होंगे यहां पे तो आपको दिखा होगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं खेल रहा हूं, मैं आपको पता नहीं, मैं वर्ल्ड का बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मैंने चेस खेला है। अभी आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा मैं कितना अच्छा खेलता हूं। देखा, घुस के मारता हूं मैं लोगों के घर में। देखो देखो, मार दिया मैंने उसको। घुस के मारता हूं, घुस के, छोड़ता नहीं मैं किसी को। कोई बात नहीं है, हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। ध्यान से देखिए। हे एवरीबॉडी, यार इधर कोई बात नहीं है, डरते क्या हम किसी से। आपने देखा ही होगा मैं कितना फैंटास्टिक खेल रहा हूं, राइट एवरीबॉडी। अब जरा देखो मैं कैसे उसकी वाट लगाता हूं। दोस्तों आप समझिएगा मैं कितने बड़े लेवल का प्लेयर हूं। दोस्तों इतना ही बताना चाहता हूं, ये गेम ही इसने बताया। आप मुझे बताओ, मैं खेल रहा था, बड़ी बात नहीं है। वो खेल रहा था तो आपको पूछने की बात है वो खेल कैसे रहा था। इट इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन द गेम। मैं जब खेलता हूं ना, वो अपने बुद्धि के अंदर जितना डेटा है ना, उसका डेटा का इस्तेमाल करता है, वो मेरे साथ में वैसे खेलता है। इट इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने आजकल कई जगह पे सुना और रोबोट्स के इस्तेमाल हो रहे हैं, यहां तक कि रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है घर के काम करने के लिए। आज जानते हैं यूरोप में, यूएसए में काम करने के लिए नौकर नहीं मिलते, तो दे हैव डेवलप्ड रोबोट्स। ये ला, सब्जी काट ले और एक काम कर, बाजार से जाके ये लेके आ। इतना ही नहीं दोस्तों, आजकल आपने ड्राइवरलेस कार भी देखी होंगी। मैं आपको ले जाना चाहता हूं। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसम ही ना समझो पर इश्क को हमारे नजरों के सामने में। दोस्तों आपके सामने check it out. For a vehicle to drive itself, it needs to know where it is in the world. हम चला रहे गाड़ी, आप चला रहे गाड़ी, इसमें बड़ी बात नहीं है। पर कोई ऐसी कार गाड़ी चला लेना, वो भी अपने आप चलते ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहां पे वो अपने आप ड्राइव कर रही है, वहां पे ड्राइवर ही नहीं है, वो अपने आप चल रही है। जो काम पहले इंसान कर रहे थे, अगर मशीन वो अपने आप कर ले, उसका नाम हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चेक इट आउट। And it also needs to know what's around it. Based on these factors, it needs to be able to make smart and safe driving decisions in the real world. And once you get in the car, you start to get a real feel for the way the technology works. GPS, but GPS isn't always that accurate. We just talk to each other and get cross-checked information about the environment. So while we take in a ton... उसके अंदर सारे कैमरा जो सब कुछ फिट है, वो ऑटोमेटिक चलती है। आपको सिर्फ बैठना तो बैठ सकते हैं, पर ड्राइवर अपने आप चलती है, ऑटो मोड पे चलती है। Of information using our sensors, it's our software that really processes all this and differentiates between objects. All these objects are visible on the laptop that the safety drivers use while testing the vehicles. Based on what the vehicle senses and processes, these objects will be about the complexity here. People look different, cars have different shapes and sizes, yet despite these nuances, the software needs to classify these objects appropriately based on factors like their shape, movement pattern, or location. For example, if ये कार सभी चालू हो चुकी है, काफी जगह पे इसका इस्तेमाल भी हो रहा है, and it has become very popular nowadays. How are you? Doing just great. चला भी गया। Oh yeah, let's drive on. They don't drive. Into the parking lot. My vision is gone. Please write all the examples of artificial. लिखो, आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे बस by writing all the examples. Please write, hurry up. एक बार जरूर इसको लिखना है। लिखो examples of artificial intelligence। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखा गूगल असिस्टेंट, ब्रैकेट में सुंदर पिचाई। दूसरा हमने देखा, फटाफट लिखना, आखिरी का 1 मिनट है, आज की क्लास खत्म हो रही है। सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इस रोबोट को हमने देखा। पॉइंट नंबर 3, ड्राइवरलेस कार, वो भी हमने देखा। पॉइंट नंबर 4, हमने गेम ऑफ चेस देखा।
पॉइंट नंबर 5, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बिहेवियर को, हमारे क्या हम लोग सर्च करते हैं उसको देखते हैं और उसी के मुताबिक हमें प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, मार्केटिंग उसी के मुताबिक ही करते हैं। गॉट इट गाइस? अब बताइए दोस्तों, आपके पास जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल है क्या आर्टिफिशियल? वो नेचुरल है। और जो जिसकी बात करें हम लोग आर्टिफिशियल है, वेन एवर कंप्यूटर बिहेव्स लाइक ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर कैन थिंक, कंप्यूटर कैन टॉक, कंप्यूटर कैन ड्राइव, कंप्यूटर कैन प्ले like human being is called as artificial intelligence. कंप्यूटर इंसान जैसा गाड़ी चला रहा है, कंप्यूटर इंसान जैसा वो गेम ऑफ चेस खेल रहा है, ये सब क्या है? इट इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी। और आज हमने क्लाउड का एक क्वेश्चन जो याद किया था, एक बार फिर से बोल के दिखाना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इफ आई इंक्रीज द स्केलेबल, इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंज एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट, दे विल पे मी ऑन डिमांड। तो इसका मतलब क्या? नेटवर्क यानी कि हम लोग मोबाइल से भी क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। नेटवर्क रेंज ऑफ, इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंज एंड स्केलेबल वर्कलोड, क्या क्लाउड का स्केल, क्लाउड का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं? हाँ। क्लाउड का वर्कलोड एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कर सकते हैं। हाँ। इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंज एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट, साइलेंट का मतलब क्या? एक बैकअप गया तो दूसरा बैकअप रहेगा, दूसरा गया तो तीसरा रहेगा। हाँ। साइलेंट टेनेंट, एक टेनेंट होता है कि मल्टीपल, दे विल पे मतलब पे पर यूज, आप जितना यूज करोगे उतना ही पे करना है। ऑन डिमांड मतलब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब चाहे तब हमें मिल सकता है। आज का लेक्चर मुझे समाप्त करना दोस्तों, कल हम लोग मिलेंगे, वापस से सब रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस और डेटा मेरा बाकी है, क्लाउड के 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, वो सारी चीजें हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदाई। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक